Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class Theory of Automata and Formal Languages. और ओके जी 9 बजे का मैंने टाइम जो है 15 मिनट कर दिया ताकि आप सब लोग जो हैं जो भी आज ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि आज सीटी एक्टिविटी भी होगी, क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटी, जैसा कि कल अनाउंस किया गया था लेक्चर में फ्रॉम द फाइनाइट स्टेट मशीन्स चैप्टर 5 टेक्स्ट बुक, और उसके जो रेलिवेंट लेक्चर्स थे उनमें से आपसे कुछ हम एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह। और साथ के साथ एज़ यूजुअल हम देख लेते हैं कि हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, मंडे का लेक्चर आपने सुना होगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें आपने चैप्टर 6 यानी कि ट्रांजिशन ग्राफ्स या नॉन डिटर्मिनिज्म को हमने टच किया था और आज हम उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग यूनिफिकेशन एक्चुअली पढ़ रहे हैं जो कि CLO3 का पार्ट है। CLO3 जो है वो डिज़ाइन ग्रामर्स एंड रिकॉग्नाइजर्स फॉर डिफरेंट फॉर्मल लैंग्वेजेस है। तो इसमें हमारी जो पहली टास्क है वो है क्लीनी थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन, और ये 6th और 7th चैप्टर जो हैं वो उसमें क्लीनी थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन जो है उसको हम स्टडी करेंगे। फिर आपके पास 8वां चैप्टर है ट्रांसड्यूसर्स का, जो कि किताब में उसका नाम मशीन्स विद आउटपुट है। उसमें सिर्फ 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, मूर एंड मिले मशीन। तो मैं आपको जनरल ट्रांसड्यूसर्स भी पढ़ाऊँगा और आपको उसमें क्लास में ही समझा दूंगा, और साथ शायद कुछ मैं आपको देखने के लिए एक कॉन्फ्रेंस पेपर जो है वो भी आपको मैं लिंक दे दूंगा या अपलोड कर दूंगा, वो आप देख सकोगे। तो यूनिफिकेशन पोस्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 चैप्टर 6 ये वो टॉपिक था जो कि हमने लास्ट लेक्चर में तकरीबन आधा जो है वो कवर कर लिया था। एज यू कैन सी के is it not expanding? Yes. तो बुक के अंदर NFA की जो डेफिनेशन है वो नहीं दी हुई थी 5 डबल में, वो भी हमने की थी। मैं वो नोटपैड की फाइल आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हम लोग जो हैं उस वक़्त क्या पढ़ रहे थे। यस, तो लेट मी शेयर नोटपैड फाइल विद यू जिसमें कि हमने डेफिनेशंस की थी। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन्स, जिसे NFA भी कहते हैं, उसकी 5 टपल डेफिनेशन की थी। और हमने देखा था कि इसमें भी Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F है, और इसमें 3 ऑक्स नोड्स हैं, लेकिन सारे ऑक्स नोड्स पॉजिटिव हैं। नो पाथ में एग्जिस्ट, मल्टी पाथ में एग्जिस्ट, एप्सिलॉन और लैम्डा एजेस में एग्जिस्ट। साथ के साथ हम एक थ्योरम भी कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। थ्योरम की स्टेटमेंट फिलहाल तो ये हाइपोथेसिस ही है, जब ये प्रूव हो जाएगा तो ये थ्योरम बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इसका प्रूफ अवेलेबल है और कंस्ट्रक्शन से और कॉन्ट्रडिक्शन से बड़ी आसानी से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग इट्स अ हाइपोथेसिस कि FSA is a subset of NFA और NFA is a power set of FA and TG is a subset of TG is a power set of NFA। यहाँ तक हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया था कि TG पावर सेट है NFA का, NFA पावर सेट है FA का। या दूसरे अल्फाज में सेट थ्योरी की तरफ ना जाएं तो इस कंटेन्ड इन एवरी FSA इज कंटेन्ड इन एन NFA, एवरी NFA इज कंटेन्ड इन अ TG। और उसकी सिंपल सी आपको ऊपर से रीज़न पता चल रही है, प्रूफ भी पता चल रहा है डेफिनेशन से, कि FSA के 5 नोड्स और 3 नॉट ये हर NFA में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा 3 और पॉजिटिव नोड्स हैं, ठीक है। इसमें हमने वो नॉट की शर्त नहीं लगाई, यानी कि मे और मे नॉट हो गया। ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, नो पाथ में एग्जिस्ट मीन मे और मे नॉट, मल्टी पाथ में मींस मे और मे नॉट, एप्सिलॉन एजेस मींस मे और मे नॉट। तो हमारे पास ये एक पावर सेट या वो तमाम शराइत जो FSA में थी वो सब की सब NFA में है, और 3 एक्स्ट्रा नोट्स भी हैं इसमें, ऑक्स नोट्स।
इसीलिए ये यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा है कि हर FSA NFA है, लेकिन वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। TG में क्या था जी, अभी देखिए इसमें Q नॉट एक ही है, डेफिनेट यूनिक स्टार्ट स्टेट Q नॉट एक ही है, लेकिन TG में हमने स्टार्ट स्टेट के ऊपर कंडीशन जो है उसको रिलैक्स कर दी। अब ज़रा मैं वापस चलता हूँ बुक की तरफ ताकि हम TG की डेफिनेशन को देखें और रिवाइज करें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ट्रांजिशन ग्राफ की डेफिनेशन की थी यहाँ से। इसमें आप देख सकते हैं at least one of which is designated as the start state। NFA की तमाम चीज़ें, एप्सिलॉन एजेस भी इसमें हैं, ठीक है, और इसके अंदर नो पाथ और मल्टी पाथ भी आ सकता है, प्लस मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स। तो इसीलिए ये हर NFA TG में कंटेंट होता है, लेकिन वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। अब इसने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन से हमारा मकसद लैंग्वेज को गैस करना नहीं होता, क्योंकि जब वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है। देयर इज सम फैक्टर येट टू बी एक्सप्लोर्ड। ऑल्दो आप गैस कर सकते हैं, ठीक है, आप गैस कर सकते हैं कि लैंग्वेज कौन सी है, लेकिन ये हमारा पर्पस नहीं होता बिहाइंड द सीन। अच्छा, ये ट्रांजिशन ग्राफ स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये जॉन मेहिल ने 1957 में जो है वो इन्वेंट किए थे, जो कि मैथमेटिशियन था। और ये ग्राफ थ्योरी से जो है TG इन्होंने बोरो किया है कंप्यूटर थ्योरी के अंदर। वो थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में जॉन मेहिल ने जो है वो ये काम किया था। इसका ट्रांसड्यूसर्स पे भी आपको काम मिलेगा और दूसरी चीज़ों पे भी। तो TG जो है ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है किसकी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स की। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक कितनी नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स पढ़ी हैं, और ये फाइनाइट मशीन्स हैं। एक तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी फाइनाइट ही मशीन्स है। नंबर ऑफ नोड्स और स्टेट्स इज फाइनाइट बोथ इन NFA FSA एंड TG। ये जो आपको QI का सेट नजर आ रहा है, ये इन्फिनिटी को लीड नहीं कर सकता, ये फाइनाइट ही होगा, इसीलिए हम इसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन्स कहते हैं। तो इसमें हमारा प्राइमरी पर्पस होता है कि जो चीज़ अननोन है उसको रिजॉल्व करना, और उसके लिए यूजुअली हम एप्सिलॉन एजेस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी लॉजिक बताता चलूं कि नो पाथ आखिर क्यों इजाज़त है नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स पे, मल्टी पाथ की क्यों इजाज़त है। क्योंकि देखें, उस ग्राफ का बिहेवियर नोन नहीं होता, अननोन होता है। तो हमारा फोकस किसी भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन पे अननोन को रिजॉल्व करना होता है, कि ये जो लैम्डा एजेस हैं इसको सॉल्व करना। तो इसके लिए हम बहुत सी चीज़ों को रिलैक्स कर देते हैं कि जी सारे इनपुट अल्फ़ाबेट के एज ना बनाओ, एक इनपुट अल्फ़ाबेट के 3 एज बना लो। वैसे तो यूनिक होता है ना FSA में, यहाँ पे आप 2 या 3 एज भी बना सकते हो, ताकि आपका ये होता है कि मैं मुख्तलिफ तरह से मशीन का बिहेवियर चेक करूँ। जब आप मुख्तलिफ तरह से मशीन का बिहेवियर चेक करते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपके पास वो अननोन रिजॉल्व हो जाए। मैं आपको पेंट के अंदर लेके जाता हूँ ताकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए, हम एक मशीन ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास जिसमें कि 3 स्टेट्स हैं, और अभी मैं एजेस ड्रॉ करता हूँ। ये भी एक एज है, दिस इज ऑल्सो एन एज एज, whereas B यहीं पे जा रहा है, और हमें एक स्ट्रेंज एप्सिलॉन एच भी अवेलेबल है। एप्सिलॉन कह लीजिए, इसे लेमडा एच कह लीजिए, व्हाटएवर यू लाइक, बुक में लेमडा है बाय द वे। तो इसे हम स्टेट 1 का नाम दे लेते हैं, इसे हम स्टेट 2 का नाम दे लेते हैं, इसे 3 का, इसे 4 का, इसे स्टार्ट स्टेट कर लेते हैं।
ठीक है, और फिलहाल फाइनल स्टेट किसी को नहीं रखते। अब आप इस पे गौर करें कि ये FSA तो नहीं है, दिस इज नॉट DFSA। रीजन, आपको मल्टी पाथ नजर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, और आपको एप्सिलॉन एजेस या नो पाथ नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए ये FSA नहीं है। अब ये क्योंकि इसमें एक स्टार्ट स्टेट है, तो ये एक NFA की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। अगर इसमें एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट्स होती तो हम कहते हैं कि ये ट्रांजिशन ग्राफ है। और इतना तो आपको पता है, अगर ये NFA है तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन ग्राफ है। एवरी NFA इज कंटेन्ड इन ट्रांजिशन ग्राफ। ठीक है, लेकिन ये FSA नहीं है क्योंकि इसमें मल्टी पाथ और एप्सिलॉन एजेस आपको नज़र आ रहे हैं, और हम चाहें तो ये B का पाथ इरेज कर सकते हैं। अब मैं इस एग्जाम्पल से, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि अब आपके पास, आपने 3 तरह के ग्राफ्स पढ़ लिए और आपने जज करना हो तो आप उसी डेफिनेशन और ऑक्स नोट्स को अप्लाई करके इजीली बता सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम्स में या किसी टेस्ट में इस तरह के ग्राफ्स बने हुए हों और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा ग्राफ है, या नीचे आपको चॉइस दी हुई हो, तो अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि क्या ये फाइनाइट स्टेट मशीन है, या ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक, DFSA को FSA भी कहते हैं इन शॉर्ट, DFSA है या NFA है या TG है, यू कैन टेल बाय डेफिनेशन। सो दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज NFA। ठीक है, TG तो है ही है। अगर आपको तीनों ऑप्शन दी हुई हो तो आपने मोस्ट जो उसके साथ मैच करती है उसको चूज करना है। अगर हम इसकी ऑप्शंस को डिस्कस करें कि आइदर इट इज DFSA और दिस इज एन NFA और दिस इज TG. Now option 2 and 3 both are correct, but you need to select जो इसके साथ मोस्ट अटैच होती है, यानी कि आपने मिनिमम लेवल को सेलेक्ट करना है, मैक्स को नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रीज़न क्या है इसके NFA होने की, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये क्यों FSA नहीं है, तो आपने उसकी रीजंस को स्टेट करना है, हाईलाइट करना है। अच्छा, एक तो ये बात आपके पास हो गई क्लियर। दूसरी हम ज़रा चीज़ की तरफ मूव करते हैं कि जब आपके पास किसी भी मशीन में मल्टी पाथ हो तो उस मशीन की 2 कॉपियां बन जाती हैं। अब ये पता है इस मशीन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास एक कॉपी जो है वो है ये ए के साथ 2 पे जा रही है, और इसमें अब स्टेट 3 नहीं होगी। एप्सिलॉन एच तो होगा ही, अननोन तो हमने डालना ही है। अब आपने देखना है कि स्टेट 3 इज रिमूव, ये इसकी एक एक इसका थ्रेड बन गया। कंप्यूटर में जो थ्रेड्स होते हैं ना, ये जो आपकी ट्यूरिंग मशीन है, इट इज सो पावरफुल कि ये कंप्यूटर के हर एस्पेक्ट को डिफाइन करती है। सो आप ट्यूरिंग मशीन और कंप्यूटर को इंटरचेंजेबली भी बोल सकते हैं। जैसा आपने टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 में पढ़ा था, डैनियल आई ए कोहन ने आपको बताया था कि कंप्यूटर्स और ट्यूरिंग मशीन्स, या आपने जो वो वीडियो देखी थी उसके आखिर में भी आपने देखा होगा कि जो एलन ट्यूरिंग की रिसर्च थी उसका इम्पैक्ट इज ट्यूरिंग मशीन विच वी कॉल्ड कंप्यूटर्स नाउअडेज। तो हम हर एस्पेक्ट को इसमें से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास मशीन है, इसके 2 थ्रेड्स बन जाते हैं। मल्टी पाथ बेसिकली 2 मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है। अब ये जो दूसरा थ्रेड स्टूडेंट्स बनेगा, इसमें आपके पास ये वाला ये होगा, ऊपर वाला ये नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास स्टेट 2 डिलीट हो जाएगी, और हमारे पास ये एप्सिलॉन या लेमडा का एज होगा, 3 और 4 होंगे। तो ये आपके पास है जी थ्रेड 1 T1, और ये है T2। ठीक है, तो मल्टी पाथ लगाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अननोन बिहेवियर को जो है वो एक्सप्लोर करें। दिस इज़ अ प्रोसेस, ये आपका प्रोसेस है, और अनडिटर्मिनिस्टिक है, सो इट कांट बी कोडेड टू कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन इट में डिपिक्ट लॉजिक, इनोवेशन, इंट्यूशन, इंसान के दिमाग को रिप्रेजेंट कर सकता है, एनिमल बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, और इसमें हम
किसी अगर ख़ास फंक्शन से हमारा ताल्लुक है कि जी हम ये जानना चाहते हैं कि जी बियर्स जो होते हैं, पोलर बियर्स होते हैं, उनकी फेवरेट फूड कौन सी है मोस्ट लाइकली, तो इसकी अगर हम मशीन्स डिज़ाइन कर रहे हैं, शुरू में हमें नहीं पता था, हमने मल्टी पाथ बना दिए कि जी स्टेट 2 के अंदर कोई फॉर एग्जांपल टाइप 1 का मीट है, स्टेट 3 में टाइप 2 का मीट है, और हमें नहीं पता था, और हो सकता है कि जिस इलाके में हम पोलर बियर को पढ़ रहे हो वहाँ पे बस दो ही तरह का मीट हो, जबकि पोलर बियर की कोई और टाइप 4 टाइप का मीट खाते हो, लेकिन वो रशिया में अवेलेबल नहीं है। हो सकता है अलास्का में या आपके पास अंटार्कटिका में, जो आपके पास नॉर्थ पोल है, वहाँ पे जो पोलर बियर होते हैं उनको कोई ख़ास किस्म की फ़िश ज़्यादा पसंद हो, तो वो आपने अननोन एक साइट डाल देंगे। तो आपने पहले रिसर्च की थ्रेड 1 पे, फिर T2 पे की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अननोन को नोन करते चले जाते हैं। आप नॉर्थ पोल में यानी रशिया में साइबेरिया के अंदर रिसर्च करेंगे, फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाके वहाँ अलास्का में पोलर बियर्स होते हैं वहाँ पे स्टडी करेंगे, फिर आप अंटार्कटिका यानी कि आप साउथ पोल में चले जाएंगे, वहाँ पोलर बियर्स को स्टडी करेंगे और किसी ख़ास मसले में इस लैम्डा को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर आप किसी तरह से प्रूव कर सकते हैं कि पोलर बियर की जो फेवरेट फूड है वो ये है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि T1 इज इफेक्टिव इन साइबेरिया, T2 इज इफेक्टिव इन अलास्का, और कोई तीसरी चीज निकल आए T3 जो कि आपके पास इफेक्टिव हो अंटार्कटिका के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो नॉन डिटर्मिनिज्म में मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप मल्टीपाथ से आपकी उसी प्रोसेस की दो मुख्तलिफ वेरिएशंस थ्रेड्स बन जाते हैं। ये उसी तरह से ही है स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना, मैं अभी एक ग्राफ बना रहा हूँ, FSA बना रहा हूँ, A+B क्लोजर का। अब मैंने अपनी आसानी के लिए A, B लिख दिया। दिस इज नॉट वन एज, दीज आर टू एजेस। ये बुनियादी तौर पे ये चीज है, A एंड B, दो एजेस हैं, मैंने अपनी आसानी के लिए A, B लिख दिया। तो जब हम एक ही ग्राफ में मल्टीपाथ बनाते हैं कि स्टेट 1 पे अगर आपने इसकी अगर ट्रांजिशन टेबल बनेगी, स्टेट 1 पे आपने A रीड किया तो आप कहाँ जा रहे हैं, 2 पे भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप जा रहे हो 2 के साथ साथ आप जा रहे हैं 3 पे भी। तो ये इसका मतलब है कि दो मशीन्स बन गई, थ्रेड 1 और थ्रेड 2 बन गया। मल्टी पाथ आते ही आपके प्रोसेस दो थ्रेड्स में डिवाइड हो जाता है। तो इट डजेंट मीन कि ये एक ही मशीन है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए मसले को हल करने के लिए जब NFAs बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ उसी मशीन में ड्रॉ कर देते हैं, रेदर देन कि हम थ्रेड्स बनाएं। उसकी वजह ये तो काफ़ी स्मॉल मशीन है, अगर इसमें काफ़ी जगह पे हर स्टेट पे A और B के दो दो एजेस हों तो मेरे पास तो कोई 15-16 थ्रेड्स बन जाएंगे इस मशीन के। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने के लिए, हम मल्टी पाथ को उसी मशीन में अलाउ कर देते हैं और उसको एज एन NFA और एज अ TG और एज अ GTG जो भी हमने पढ़ना है हम उसको स्टडी करते हैं। और अननोन को, थर्स्ट आपकी क्या है, अननोन को रिजॉल्व करना, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को हल करना। ठीक है, और फिर हम इसको डिटर्मिनिस्टिक की तरफ लेकर जाते हैं। अगर तो आपने इसको कोड करना है, इसकी लॉजिक बनानी है, तो आपको अननोन को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर उसे ओमिट करना पड़ेगा। ठीक है, उस बिहेवियर को ओमिट करना पड़ेगा और वो एक नॉन बग के तौर पे रह सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जैसे अगर आपने डिवाइड बाय ज़ीरो पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की, ठीक है, तो उसमें मसला हो सकता है। या आप कोई टेलीविज़न का रिमोट आपने डिज़ाइन किया है, उसमें प्लस और माइनस का बटन है, अगर आप प्लस के बटन को 5 सेकंड से ज़्यादा प्रेस रखें तो चैनल भी साथ चेंज हो जाता है, या 5 मिनट से ज़्यादा प्रेस रखें तो टीवी ऑफ हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये अननोन बिहेवियर होगा। कोड तो आपने कर दिया, लेकिन ये एक नोन बग होगा जिसे आपने सॉल्व करना होगा। तो ये सारी मिसालें मैं क्यों दे रहा हूँ कि सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स, फाइनाइट स्टेट मशीन की सिग्निफिकेंस तो मैंने आपको बताई थी
कि जितनी भी लॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, आपने चैप्टर 4 में भी देखा था कि कोई भी लॉजिकल एस्पेक्ट है उसे आप रेगुलर एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, वो रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। उसका ग्राफ बना सकते हैं, वो DFSA कहलाता है, और उसे आप कोड भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर आप जितने एस्पेक्ट्स देखते हैं वो दीज आर मोस्टली रेगुलर, जिन्हें आप प्रोग्राम कर सकते हैं। और भी कुछ टाइप्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन रेगुलर को आप इजीली कोड कर सकते हैं। उसमें कोई लॉजिक होगी, कोई पैटर्न होगा, मैंने आपको चैप्टर 4 में बताया था पैटर्न तलाश करना होता है, मस्ट कंडीशन होगी एक या n, लेकिन वो कंसिस्टेंट होंगी थ्रू आउट द लैंग्वेज। हर लफ्ज में, लैंग्वेज के हर लफ्ज में वो मस्ट कंडीशन आपको डिपिक्ट होती हुई नजर आएगी, ठीक है। लेकिन ये तो थी रेगुलर लैंग्वेज डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स की बात। नॉन डिटर्मिनिज्म में ऐसा नहीं है। देखें, ये मशीन थी, थ्रेड 1 में ए रीड करके स्टेट 2 पे चले गए, और थ्रेड 2 में आप 3 पे चले गए। या अगर मैं कहूँ कि 1 में मेरे पास 2 और 3 पे मैं दोनों जगह जा सकता हूँ, और कोई अननोन बिहेवियर भी आ सकता है मेरे पास, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स में नहीं होती। वो एग्जॉस्टिव मशीन्स होती हैं, पैटर्न बेस्ड होती हैं, ठीक है। उनका एक्यूरेसी लेवल या उनकी लॉजिक जो है बहुत ज़्यादा नोन होती है, 100%। तो नथिंग इज़ एक्यूरेट, जैसा कि मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि यूरी मैथेसाविच जो था, चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, वो एक रशियन जो है वो साइंटिस्ट था कंप्यूटर थ्योरी का, और उसने अपने PhD के थीसिस के अंदर जो ट्यूरिंग मशीन्स हैं उनको, कुछ मशीन्स को फेल किया था। यानी कि वो जो उसकी थ्योरी है उसको उसने फेल करके दिखाया था। 100% एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन क्लोज टू दैट आप जा सकते हो। तो इसको सेव कर लेते हैं, इस एग्जाम्पल को सेव एज example of NFA-TG. Let's get back to the book. और मैं विलिंगली आज थोड़े से अप्लाइड एरियाज NFA के भी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा सा सेमेस्टर प्रोजेक्ट को भी फोकस करना है। ओके जी, तो ये तो थी जी आपकी TG। ये देखें, इसने एप्सिलॉन एजेस दिए हुए हैं, आप मल्टीपल स्टार्ट स्टेट भी इसने आगे मिसाल दी होगी। बुक की एग्जांपल्स अप्लाइड नहीं है, उसमें ए भी दिखाया हुआ है आपको। तो थोड़ा सा आप ये एग्जांपल्स देख लीजिए, काफ़ी आसान और सादा हैं। 3 स्टार्ट स्टेट्स आपको नज़र आ रही हैं, एक प्लस की तरफ जा रही हैं। और हमारा इसमें मैंने आपको जैसे बताया था, डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स में तो हमने वो पैटर्न निकालना होता है, उसमें से मस्ट कंडीशन लैंग्वेज निकालनी थी। यहाँ पे हमारा थर्स्ट होता है अननोन को रिजॉल्व करना, बुनियादी थर्स्ट होता है अननोन को रिजॉल्व करना। लैंग्वेज तो कोई ना कोई होगी, जाहिर है। जब आप अननोन को रिजॉल्व कर लेंगे, ब्लैक होल्स किसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, कायनात में कुछ भी बगैर पैटर्न के नहीं है। लेकिन इंसानों को अभी वो पैटर्न नहीं पता। इंसान की तख्लीक किसी असूल के तहत होती है, लेकिन साइंस को अभी नहीं पता कि इंसान किस तरह से बनाया जा सकता है। सो दे कांट जनरेट DNA, वो एक अपना खुद का इंसान नहीं बना सकते। जो बीज हैं, मच्छर हैं, एनिमल्स हैं, वो किसी असूल के तहत काम करें। एवरीथिंग वर्क्स एज पर सम प्रिंसिपल, सम डेफिनेट पैटर्न, अ मस्ट कंडीशन। बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमें अननोन है, ठीक है। कायनात की लेंथ कितनी है, क्या कायनात एक्सपैंड हो रही है, ये सारे अननोन क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये चीज़ थ्योरेटिकल साइंसेज में प्रूव्ड है कि एवरीथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन वो अननोन होते हैं। तो नॉन डिटर्मिनिज्म में हमारा जो थ्रस्ट होता है वो उस अननोन को हल करना होता है। लार्जर पिक्चर पे तो हम नहीं जाते इस कोर्स की हद तक, हमने स्मॉल इश्यूज, जैसे मैंने अभी पोलर बियर की फेवरेट फूड की आपको मिसाल दी थी, उस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। टीवी के रिमोट का अननोन फंक्शन हो सकता है, ठीक है। प्लस का बटन आपने दबाया, अगर 2 सिग्मा है तो ये देखें, अभी हम दोबारा पेंट की तरफ चलते हैं और वो टीवी वाले रिमोट का बना के देखते हैं NFA। ये हमने सेव कर लिया है। तो अब हम न्यू पे चलते हैं। ये देखिए, अब हम एक ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स।
ये आपकी स्टार्ट स्टेट हुई, रिमोट को आपने इनिशिएट किया। अगर आप प्लस का बटन दबाते हैं, हम इसको P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आप एक स्टेट पे पहुंचते हैं। जो स्टेट है जी, स्टेट का नाम है इंक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज वी। यहाँ पहुंचते हैं, और अगर आप माइनस का बटन दबाते हैं M यानी कि, तो आप एक स्टेट पे पहुंचते हैं जिस पे आप डिक्रीज वॉल्यूम, DV स्टेट का नाम है, उसको IV कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हमारे पास ये स्टेट हो गई जी, इंक्रीज वॉल्यूम IV, डिक्रीज वॉल्यूम DV, माइनस और प्लस। लेकिन कुछ अर्सा लोगों ने इस्तेमाल किया रिमोट, और पता चला कि अगर गलती से आप 5 मिनट तक प्रेस किए रखें प्लस का बटन, तो वो आपको ले जाता है टर्न ऑफ की तरफ, टर्न ऑफ टीवी TO। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जी एप्सिलॉन E1। और E1 हमें थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला कि E1 इज इक्वल टू 5P। 5 दफ़ा प्रेस करने से या 5 मिनट प्रेस करने से आपका ये जो है लिखना है इसके लिए आपने इसको E1 या अननोन बिहेवियर है ना। तो ये अब एक क्या है, ये है जी आपका NFA ऑफ अ टीवी रिमोट। अभी आपने टीवी रिमोट फंक्शन, ये जब भी आप किसी अननोन चीज़ को हल करना शुरू करेंगे, तो वो कुछ इस किस्म की होगी, फिर इवेंचुअली वो नोन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। DNA का आज तक पता नहीं चला, इंसान की तख्लीक कैसे हुई थी, कायनात कैसे बनी थी, बिग बैंग थ्योरीज हैं, यानी उसमें कई अननोन फैक्टर्स हैं, पूरी रिजॉल्व नहीं हुई। नहीं तो अगर पता चल जाए फैक्टर, तो हो सकता है कि इंसान खुद जो है वो एक कायनात बना ले, या एक इंसान बना ले, या एनिमल बना ले, या बीज बना ले, शहद की मक्खियाँ जो हनी वगैरह प्रोसेस करती हैं। तो लिविंग थिंग्स को क्रिएट करने के बहुत से पैरामीटर्स अननोन है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें अननोन ही रहे, ब्लैक होल्स का पूरा नहीं पता चला, और कुछ चीज़ें नॉन भी हो जाती हैं, जैसे ये टीवी रिमोट का फॉल्ट है। इट इज़ मोस्ट लाइकली कि जो वो टीम होगी वो इसमें डिफेक्ट निकाल लेगी कि आया कोड के अंदर उसकी कंपाइलर में कोई इशू है, या अगर हार्डवेयर का इशू है तो जाहिर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की तरफ जाएगा, कि उसमें इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियर्स, अगर उसमें कोई सिग्नल्स का इशू है, और अगर कोई सर्किटरी में इशू है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर देखेंगे, और अगर उसकी कोड में कोई मसला है तो वो फिर ऑब्वियसली आपके जो IT प्रोफेशनल्स होंगे उस कंपनी में, वो उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो ये शुरू में लेकिन अननोन होगा, एंड ग्रेजुअली इट विल बिकम नोन। तो ये एक अप्लाइड एग्जांपल हो गई स्टूडेंट, ये हमने इसकी एक मिसाल देख ली। अच्छा, अब आपके पास मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर हो सकती हैं, लेकिन इस टीवी की रिमोट में हम मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स जो हैं अ, उसको इसमें नहीं एडजस्ट कर सकते, वो किसी और एग्जांपल के अंदर मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स देखते हैं। तो इसमें देखें एप्सिलॉन एच आपके पास अवेलेबल है। पोलर बियर वाली एग्जांपल के अंदर आपने देखा था कि उसमें 2 A's यानी कि हमने 2 थ्रेड्स बनाए थे डिफरेंट फूड के। तो ये 2 एग्जांपल्स हमारे पास हो गई, इसको भी हम सेव कर देते हैं। तो लेट्स गो बैक टू द बुक। आज का CP एक्टिविटी भी रखने का मकसद ये था कि क्लिनिक थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है कोर्स में, तो हम उसको ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको अटेंड भी कर दें। और दूसरा इसका मकसद था कि आप साथ के साथ स्टडी भी करते जाएं। फाइनाइट स्टेट मशीन्स हमने पढ़ ली, ख़त्म हो गई, अब हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने क्लिनिक थ्योरम करना है, फिर हम ट्रांसड्यूसर्स पढ़ेंगे। सो अगर आप साथ के साथ अब कवर नहीं करेंगे तो फिर there will be a lot to cover and it will be hard to catch up with the course pace। ठीक है,
तो आपको साथ साथ पढ़ना इस कोर्स को ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि ये हायरार्की पे बेस करता है, कोर्स सीक्वेंस वाइज है। जो एक FSAs, REs connected with FSAs connected with क्लीनी थ्योरम connected with ट्रांसड्यूसर्स। अभी छठे का TG और GTG क्लीनी थ्योरम से कनेक्टेड है, फिर वो इंटरकनेक्टेड है ट्रांसड्यूसर से। तो इस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड हायरार्की बेस्ड कोर्स है। तो आपको साथ साथ जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, बड़ी स्लो पेस में हम कोर्स को लेकर आए हैं। आपने नोट किया होगा कि शुरू में हमने कई कई वीक्स जो हैं वो चैप्टर पे लगाए थे, ताकि सो दैट आप प्रैक्टिस करें, आपकी फाउंडेशन बने। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे आपको काम मिलता रहा, आप करते रहे होंगे, तो अब आपको इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी कोर्स के अंदर। लेकिन अगर आपने नहीं किया किसी भी रीज़न से, और लेक्चर नहीं सुने, बुक से नहीं पढ़ा, तो फिर आपको हो सकता है कि इस कोर्स में आगे आप साथ साथ ना चल सकें। इट इज़ गुड टाइम कि आप ये सब कर लें पीछे से, जिन स्टूडेंट्स का रह गया। इसीलिए आज की CP एक्टिविटी मैंने जो है वो अनाउंस की थी। ये एक ट्रांजिशन ग्राफ की एग्जांपल है, ऑल्दो इसके साथ कोई अप्लाइड एग्जांपल्स नहीं है, इसमें ABC की एग्जांपल नहीं होंगी। अकेला माइनस भी एक आपका ट्रांजिशन ग्राफ हो सकता है। देखें, ये सिंपल माइनस। अब आप देखें क्या ये FSA भी है। ज़रा हम इसको, मैं आपके साथ पेंट शेयर करता हूँ, एंड वी चेक कि ये TG तो है, लेकिन क्या ये FSA भी है, वाइस वर्सा। ऐसा भी तो आपको क्वेश्चन आ सकता है ना, और ऐसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में भी चेक करना पड़ सकता है हमें। तो हमें एक ग्राफ दिया हुआ है जी, ये माइनस का, और ये बताया गया है कि ये ट्रांजिशन ग्राफ है, ठीक है। अब तो हमने चेक करना है कि ये FSA है या नहीं, ठीक है। तो सर ये सिंगल इसका माइनस हमें कैसे सिंपल सा बता रहा आंसर है है, कि दिस इज नॉट FSA। सिग्मा आई ये भी चल रहा है। FSA में हर सिग्मा का यूनिक एज होना लाजमी है, ठीक है। अगर ये FSA होता तो इसके साथ ये शर्त पूरी करना हमारे लिए ज़रूरी थी। A और B को आप राउट D पे कर दें, ठीक है। फाई का ग्राफ है, D पे ले जाओ आप, लेकिन AB का एज होना चाहिए, और फिर D पे भी होना चाहिए AB का एज। अब ये FSA है, उस वक्त ये FSA नहीं था। सिग्मा आई AB पे था तो AB का एज नहीं था। तो ये NFA तो हो सकता था, TG भी जाहिर है, NFA है तो TG भी होगा, लेकिन FSA ये नहीं था। तो अगर मैं इसको वापस कंट्रोल Z करके ये देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है। ये देखिए, तो हमें पता चला कि FSA नहीं है ये। और हाँ, however this is an NFA वैलिड, और TG भी है वैलिड, ठीक है। आप जब चेक करेंगे, अब आपने डेफिनेशन से वो नोटपैड में जो आपको मैंने दिखाई थी पिछले हफ्ते, पिछले लेक्चर में पढ़ाई भी थी, उससे खुद ही आपने वेरीफाई कर लेना। तो ये जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बुक में आपसे इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी हुई होंगी, ये FSA है, लेकिन यही मकसद है इसका। उसमें काफ़ी सादा एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमें अप्लाइड एग्जांपल साथ साथ करते जाएंगे। ये भी अब TG है, मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है। मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स हमें क्यों ज़रूरत पड़ती हैं, 7वें चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। क्लीनी थ्योरम के लिए जी, ट्रांजिशन ग्राफ को पढ़ना क्लीनी थ्योरम के लिए ज़रूरी है। इसको भी, और आगे एक और आ रहा है जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, उसको भी। अब इसने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, एप्सिलॉन एच भी लगे हुए हैं आपके पास, ठीक है। और ये देखें, ये एप्सिलॉन के भी मल्टीपाथ है, -2 प्लस अननोन है ना, यू डोंट नो कि ये क्या हो रहा है। इसको आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 भी कर सकते हैं, और सेम लैम्डा भी रख सकते हैं, ठीक है। और आई हैव रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम, let me check if it is some student. अच्छा जी, आज की क्लास में देखें, जो बच्चे इसको आज अटेंड कर पाए हैं, तो क्लास पार्टिसिपेशन एक्टिविटी तो आपको पता है कि उसमें आपकी जो क्विज में आपका रिटेक हो जाता है, अटेंडेंस भी आपकी मार्क हो जाती है जब भी आपका कोई सिलसिला है इस तरह का। लेकिन CP एक्टिविटी जो है वो तो है कि जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की है। अभी ये जो आप एग्जांपल्स देख रहे हैं अप्लाइड, तो या पिछले जो चैप्टर से कुछ क्वेश्चनिंग अगर होती है, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आज की क्लास में
प्रेजेंट हैं और अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी टाइम है, स्टिल पीपल में ज्वाइन। ओके जी, तो बात हम कर रहे थे जी टीजी की। तो ये टीजी की आप एग्जांपल्स बहुत सी मिसालें दी हैं इसने, ये आप देख सकते हैं। इसमें याद रखिएगा नॉन डिटर्मिनिज्म में जो अगर कोई लैंग्वेज भी है तो वो एग्जॉस्टिव नहीं होती। एग्जॉस्टिव से मुराद होता है डेफिनेट। एफएसए में जो लैंग्वेज होती है वो एग्जॉस्टिव होती है, उसमें आपने हर चीज़ उसमें चेक कर ली होती है। उस एफएसए से जितने अल्फाज बनेंगे उसमें एक ही पैटर्न फॉलो होगा। एनएफए और टीजी में ऐसा ट्रू नहीं है। उसमें आप लैंग्वेज गेस कर सकते हैं, यू मे से कि इट इज़ इन योर परसेप्शन और द बेस्ट जजमेंट ये इसकी लैंग्वेज है, ठीक है। अब इसने देखें ये बताया हुआ है कि अल्फाज कैसे आपने मेजर करने हैं, कि टीजी में अल्फाज कैसे आपके रिकॉग्नाइज जो हैं वो होते हैं। तो इसमें भी वही तरीक़ेकार है जो आपके एफएसए में था। याद करें इवन इवन का एफएसए, उसमें हम ऐसे ट्रेवर्स करके बताते थे इवन 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 एज इवन बीज हैं या ऑड एज इवन बीज हैं या इवन बीज ऑड एज हैं या ऑड एज ऑड बीज हैं। इसमें भी वही तरीक़ेकार है कि आपने जो पाथ, अगर ये स्ट्रिंग चेक करनी है कि इस पे चलती है या नहीं चलती, तो अब आपने इसको देख लेना है। इसको चला के देखें ए ट्रिपल बी, यहाँ से हम शुरू करते हैं ए, और फिर आप देखें कि अब ट्रिपल बी जो है वो किस तरह से जाता है। अब यहाँ से बी और ये डबल बी भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो है इसने बताया हुआ है कि किस किस तरह से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, कौन कौन सी इसकी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हो सकती हैं लफ्ज़ को रीड करने की। तो आप इसको रीड करते चले जाएं। ये देखें ये ट्रिपल बी हो जाएगा, उसके बाद क्या है सिंगल ए, फिर ट्रिपल बी है। तो ट्रिपल बी में देखें आप दो ऑप्शन आ गए, मल्टी पाथ है ना इसमें, बी के मल्टी पाथ लगाए हुए हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं ट्रिपल बी में, और ये दो बी और एक बी से भी ट्रिपल बी को कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपके पास ए है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको नो पाथ मिल जाए, ठीक है। अब देखें हम जो तरीक़ाकार फॉलो कर रहे हैं, ए बी यहाँ से डबल बी, ठीक है, तीन बी हो गए, फिर ए यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर हमने ट्रिपल बी रीड किया, यहाँ चले जाते हैं। अब प्लस के ऊपर ए है ही नहीं और यहाँ पे मशीन क्रैश हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए का नो पाथ है, ठीक है, तो वो इस पे रन नहीं होगा। अब लेकिन कोई और मुमकिन ऐसी थ्रेड हो सकता है इस मशीन का जिसमें ये मुमकिन हो जाए। अब इसमें देखें मल्टी पाथ है, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसको रीड कर सकते हैं। यस इन थ्री वेज, वो बता रहा है तीन मुमकिना तरीके हैं जिनसे आप इसको जो है वो एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब देखें ए यहाँ भी आ रहा था, ए ऊपर भी जा रहा था, तो हम ऊपर वाला ए भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल ए सिंगल बी करें, उसके बाद देखें जी आपके पास फिर डबल बी है, फिर आपके पास डबल बी के बाद जो है वो फिर ए आ जाएगा। तो ये इसने नीचे इसकी वो बताया हुआ है कि आप किस किस पाथ के ज़रिए इसको चला सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात इसकी समझ में आती है कि आप स्ट्रिंग्स को रीड कर सकते हैं इस पे, ठीक है, किसी पॉसिबल वेज में। लैंग्वेज एग्जॉस्टिव नहीं होती, दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल गेस जो कि आप इसी लैंग्वेज का कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव बिकॉज ये एफएसए नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ अननोन होगा ही। फिर ये इस तरीके से आप डिफरेंट एग्जाम्पल देख सकते हैं, लैम्डा एजेस भी हैं और ए का पाथ बी है ही नहीं इसमें, बी नो पाथ है, बी आया तो ये मशीन क्रैश कर जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये इसने लैम्डा का ये देखें यहाँ सर्किट बनाया हुआ है, ये इसको सर्किट बोलते हैं जिसमें राउंड अबाउट में आप मूव करते हैं। तो इसमें भी आपको बी नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप देखें इसमें हम अपनी कोई लैंग्वेज गैस करें तो डबल ए से हम जा रहे हैं, तो इसमें आप गैस ही कर सकते हैं। और ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बी नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि बी शुड नॉट कम। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये फाइनाइट लैंग्वेज है जो सिर्फ डबल ए के लफ्ज़ को एक्सेप्ट करती है। आप ये भी कह सकते हैं ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बी ना हो, ठीक है। लेकिन दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव वर्ड। एग्जॉस्टिव तब होगा जब ये एफएसए होगा। अगर ये एफएसए होता, ऐसा ये एफएसए होता, इसी को लेके जाते हैं ज़रा नोट पैड में और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे नोट पैड शेयर करता हूँ। सॉरी पेंट आपसे शेयर करता हूँ। और
इसमें से हम इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं जी। सी कंट्रोल एन। अब देखिए, अगर ये ऐसा मशीन है जिसमें बी जो है वो नहीं है, बी ना हो, ऐसी मशीन जिसमें बी ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? हम यहाँ से एक एज लेंगे, स्टेट का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, नॉट बी भी रख सकते हैं, या 1 2 वाले रखने हैं 1 2 वाले रख लें नाम। ये डेड हो गई ना, बी आ गया तो आप हार गए। अब इसमें बी नहीं है, कहीं पे भी बी आएगा हार जाओगे। ये वाले तो निकल जाएंगे ना, ये तो हम लगा नहीं सकते एफएसए में, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। इसकी जगह एक स्टेट आ जाएगी यूं, जिसमें ये कनेक्ट होगा और इसमें से एक ए निकल रहा होगा, ठीक है। तो इस स्टेट पे भी अगर बी आ गया तो डेड पे चले गए। अब क्योंकि ये एफएसए है, तो ए के लिए तो ये है ना, ये ए आया तो ये इधर से आप हाँ यहाँ सर। फाइनल स्टेट पे चले गए, बी आया तो इधर आ गए फाइनल स्टेट पे। अब जब तक ए आता रहे तो जीते रहो, क्योंकि हमने मस्ट कंडीशन बना दी कि बी नहीं है। जैसे ही बी आया तो डी पे चले गए। अब कुछ आप डेफिनेटली कह सकते हैं, पहले इट वाज अ गैस। दूसरा इसमें क्या हो सकता है जी, ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि सिर्फ डबल ए को एक्सेप्ट करती है और कुछ नहीं। वो फाइनाइट लैंग्वेज वाले ग्राफ्स आपको याद होंगे। फिर हमें ये डिलीट करना पड़ेगा। ये समझे एक मैंने, बल्कि इसको स्टेट ही बना देते हैं, ये इसके अंदर डाल देते हैं अननोन, ये स्टेट हो गई जी। 1 2 लैम्डा हमने डिलीट करके ख़त्म कर दिए। 3 ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ डबल ए को रिकॉग्नाइज करती है। अब क्या होगा अगर इसमें बी आ गया? हेलो सर। तो भी डी पे, सर को नहीं आ रही। बी डिलीट किया तो भी डी पे। यहाँ पे अगर आपके बी आता है तो भी डी पे। यहाँ पे अगर आपके ए या बी कुछ भी आए तो भी डी पे। अब ये कौन सा एफएसए हो गया? जो कि सिर्फ डबल ए को रिकॉग्नाइज करता है। अब इसको चेक कर लेते हैं ये एफएसए है भी कि नहीं है। और जब आपने बनाने के बाद ये चेक करना होता है एफएसए है भी कि नहीं, तो आपको इस तरह से टेबल ड्रॉ करनी पड़ती है डेल्टा आई की। तो -1 पे अगर हम ए रीड करें तो हम कहाँ जा रहे हैं? 2 पे। बी रीड करें तो हम कहाँ जा रहे हैं? डी पे। 2 पे हम ए रीड करें तो हम जा रहे हैं 3 पे, 3 इज अ प्लस। 2 पे बी रीड करें तो हम कहाँ जा रहे हैं? डी पे। डी पे तो आप सबको पता है, अच्छा सॉरी डी भी बनाना है अभी। 3 पे अगर हम ए बी कुछ भी रीड करें तो हम जा रहे हैं डी पे। और डी पे हम ए रीड करें या बी रीड करें तो वो आपको पता है कि डी पे ही रह रहे हैं। तो ना नो पाथ है ना मल्टी पाथ है, यूनिक एज है, तो ये एफएसए बन गया। अब आप देखिए दो मुख्तलिफ लैंग्वेज बनी है, ओनली डबल ए और बी नॉट, और भी कई हो सकते हैं। सो आप अपना बेस्ट गेस तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं होती वो लैंग्वेज। वापस चलते हैं बुक की तरफ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसको लिख लें कॉपी पे। इसको अभी सेशन के एंड पे हम करते हैं क्वेश्चन आंसरिंग। ये ज़रा जीटीजी पढ़ लें और फिर देखते हैं इसके सवाल जवाब। अच्छा बुक आ गई जी। तो ये देखें, ये लैम्डा सर्किट, राउंड अबाउट को सर्किट बोलते हैं कंप्यूटर थ्योरी की ज़बान में। ये सारा कुछ जो है ना चैप्टर 7 में क्लीनी थ्योरम में काम आएगा, इसलिए पढ़ रहे हैं। इससे हमने कोई अभी तक इसका कुछ तो मैंने बुक में तो नहीं था, लेकिन मैंने आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन्स की रीजंस बता दिए कि हम उन्हें क्यों बनाते हैं। 2 अप्लाइड एग्जांपल भी देख ली, पोलर बियर की और टीवी के रिमोट। अब है जी आखिरी चीज़ इस चैप्टर में, जीटीजी जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। इसमें आप यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं एज पे, बस सारा कुछ जो टीजी में होता है जमा एजेस में कंटेन रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है।
बस ये तीसरा पार्ट है, ये इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। अब मैं आपको वो जो हम हाइपोथेसिस बना रहे थे एक उसकी तरफ लेके चलता हूँ। हाइपोथेसिस क्या था, ये आप हाइपोथेसिस पे आ जाएं। टीजी इज कंटेन्ड इन, as you can see here, ETG। होपफुली आपको विजिबल होगा स्टूडेंट्स। तो हमारा हाइपोथेसिस, और ये ना कोर्स में काफ़ी आगे और टाइप मशीन्स पढ़नी है, ये इस हाइपोथेसिस को हम एक्सपेंड करते रहेंगे और इसका प्रूफ आपने खुद करना है, ठीक है। मैं नहीं आपको करके दूंगा कंस्ट्रक्शन या कंट्राडिक्शन से। डेफिनेशंस आपके पास है, मशीन के एग्जांपल्स आपने देख लिए हैं। ये असाइनमेंट नहीं है, कोई मार्क्ड असाइनमेंट नहीं है, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट आपने जो है इसको अपनी नोटबुक पे प्रूफ कर लेना, ठीक है। एक दफ़ा प्रूफ करते चले जाना इस हाइपोथेसिस को। इट इज़ वेरी सिंपल एंड दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू एज वेल। इसको सेव कर लेते हैं जी। तो एवरी टीजी इज अ जीटीजी बट वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। टीजी के एजेस के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं आ सकती, जीटीजी पे रेगुलर एक्सप्रेशन आ सकती है। तो ये सिंपलेस्ट डिफरेंस है। वापस बुक पे चलते हैं। बुक आ गई जी। ये जीटीजे की एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें कोई भी अप्लाइड एग्जाम्पल नहीं होगी, वो मैं ही आपको बताता हूँ। तो ये जो टीजी और जीटीजी है, ये क्लीनी थ्योरम को पढ़ने में काम आएगा। नॉन डिटर्मिनिज्म बड़ी तफसील से बता दी है आपको, एनएफए की 5 टपल डेफिनेशन भी बता दी है, वो हाइपोथेसिस में भी बता दिया, ये उसी चीज़ को बता रहा है। तो बुनियादी तौर पे ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 6, ये काम आएगा क्लीनी थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन। अब एक तो हमारा टास्क थी आज ये चैप्टर पढ़ना, दूसरी टास्क है सेमेस्टर प्रोजेक्ट। तो अब हम ज़रा सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम अटेंडेंस कर लेते हैं, उसके बाद हम सेमेस्टर प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। मैं ज़रा एलएमएस ओपन कर लूँ, एलएमएस को लॉगिन कर लेता हूँ, फिर थोड़ा सा सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने कुछ बीच में बोला है तो मेरा जो स्पीकर्स थे वो म्यूट थे। अगर आपने इस लेक्चर में कुछ बोला है तो माय स्पीकर्स वर म्यूट, और मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई बीच में कुछ पूछा है या क्वेश्चन वगैरह किया है तो स्पीकर्स वर म्यूट। वो टीम सर जब सर मीटिंग, सबसे पहले आपने रिप्लाई नहीं किया। हाँ वही बता रहा हूँ ना कि ये स्पीकर्स म्यूट थे। वो जो टीम्स मैंने स्टार्ट किया था उसकी मीटिंग में म्यूट कर दिया था, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर का जो सेशन मिलेगा उसके टाइम मिलेगा, उसमें आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो आप नोट कर लें। क्योंकि आज 2-3 काम करने हैं, अभी सीपी भी है और सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी डिस्कस करने हैं, तो इसलिए अभी जो है अटेंडेंस की तरफ चलते हैं। अटेंडेंस भी आज की बड़ी ज़रूरी है क्योंकि सीपी एक्टिविटी के पर्सपेक्टिव में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, तो अटेंडेंस में यहाँ से देखता जाता हूँ आप सबको। ठीक है जी, 407 प्रेजेंट है,
423, 426, आफ्ताब तुम्हारा 429 है। हिबा बेटा आपका 408 है। 4 उसके बाद हिबा के बाद खुशबू आपका क्या रोल नंबर है? 425 सर। 425। मिसबा बेटा आपका? मिसबा जी बेटा 418। अच्छा जी। एहसन मुनीर आपका बेटा क्या रोल नंबर है? 422 सर 422। एहसन मुनीर के बाद गुलाम मोहिउद्दीन 412, 412 यस सर। मोहम्मद हुसैन 401, 402 402 और तैयब, मोहम्मद तैयब सर 419। 419। तैयब के बाद जी मोहम्मद उस्मान तारिक 411 11। जैन का 413 है। निम्रा ताहिर बेटा आपका क्या रोल नंबर है? निम्रा 410 सर। दानियाल तुम्हारा क्या है? 401। यस सर। ठीक है। शिजा बेटा आपका क्या रोल नंबर है? 427। यस सर। सिराज, सिराज आपका 406 406। ओके सिराज के बाद जी इनके बाद सैयद हसन मुस्तफ़ा 420। यस सर। रोल नंबर उल्टा दे दिया है कॉलेज ने। सफर हुसैन का 428 है मेरा ख्याल। यस सर। जैनब बेटा आपका क्या रोल नंबर है? सर 417। 417। तो अभी जो एब्सेंट हैं बच्चे मैं बता देता हूँ, ये सीपी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाए। 403, 409, 421 और 424 ये बच्चे जो हैं ये सीपी एक्टिविटी में आज नहीं शामिल हो पाए। अगर हम कंडक्ट सर करते हैं 421 की अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कनेक्ट हुई थी, वो तब से प्रेजेंट था, उसकी शायद लाइट चली गई, नेट भी उसका बंद हो गया व्हाट्सएप पे। 421 अच्छा में लगा लेते हैं 421 कौन है? सर गोहर Who है is सर। 421? गोहर। अच्छा जी ओके। तो अटेंडेंस हो गई आपकी। अच्छा अब कितना टाइम है? 10 मिनट रख लेते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, फिर सेमेस्टर प्रोजेक्ट पे चलते हैं। हाँ जी पूछें क्वेश्चंस बेटा, क्या क्या क्वेश्चन थे? आफ्ताब आपने कुछ पूछना था बेटा शायद। चलें सर ठीक है मैं फिर भूल गया था। भूल गए वो जी सर। नोटबुक पे लिख लिया करें ना, या नोटपैड ओपन कर लिया करें साथ, तो नोटपैड पे क्वेश्चन लिख लिया करें। अच्छा जी अब चलते हैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट की तरफ। और सेमेस्टर प्रोजेक्ट में बेटा आपने बुनियादी तौर पे ये मैंने जितने भी सेशंस को पढ़ाया है इसमें असाइनमेंट की जगह एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट मिलता है। उसकी रीजंस मैं पहले भी बता चुका हूँ। बुक में आपको अप्लाइड की किताब ही नहीं मिलेगी, जाके मार्केट सर्च कर लें। ये थ्योरेटिकल बेस मिलेगी, लेकिन कोर्स का मकसद ये है कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशन, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो अप्लाई तो करना है ना इन चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं, ताकि इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। तो इसीलिए इस कोर्स में सेमेस्टर प्रोजेक्ट इंक्लूडेड होता है, ताकि आप अप्लाई करते जाओ जो जो पढ़ रहे हो। तो आपने बेटा कोई भी एरिया सिलेक्ट करना है जिसमें आपके पास नॉलेज यानी सिग्मा जिसका आपको पता हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिग्मा आपके नॉलेज में हो। आप चाहें तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट 1.8 को मैंने नहीं पढ़ाया, ऑटोमेटिक थ्योरी 1.7 को मैंने
ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ाई थी वो अभी यानी कि ग्रेजुएट नहीं हुए, इधर ही हैं, तो आप जिस भी सीनियर से आपकी वो हो तो आप उनसे उनके सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक तो आपने रिसर्च पेपर की फॉर्म में अपनी फाइनल जो आपकी एक्टिविटी होती है पूरे सेमेस्टर का जो आपने काम किया होता है वो जमा कराना होता है, और दूसरा हाथ से बनाई हुई मशीन्स और जो टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहूँगा वो सारा काम आप बाय हैंड बनाते चले जाते हैं, वो भी साथ अटैच होता है। तो दो हिस्से होते हैं असाइनमेंट के, आपके रिजल्ट्स यानी कि उसमें एक पेपर की तरह मैं आपको फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, शायद आपने पहले कोई रिसर्च पेपर लाजमी पढ़ा होगा। जब आप ज़रा सीनियर ग्रेड स्टूडेंट हो जाते हैं, मतलब दूसरे साल से फ्रेशमैन नहीं रहते, तो असाइनमेंट्स जो थ्योरेटिकल कोर्सेज होते हैं उसका जमा कराने का वही तरीका है कि उसमें आप पहले एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट की असाइनमेंट हो, हर असाइनमेंट नहीं क्योंकि इसमें टाइम लगता है, बट फॉर अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट अगर आपने, तो आप पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, फिर आप उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि आपने क्या काम किया। एब्स्ट्रैक्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कंक्लूजन चारों चीज़ें आपने एक पैराग्राफ में एडजस्ट करनी होती हैं। तो प्रेसी राइटिंग इसमें काम आती है आपकी, जो आपने एफएससी में भी की होगी और अब बीसीएस में भी कॉम स्किल का मजमून टेक्निकल राइटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो वो यहाँ पे आपको हेल्प आउट करती है। फिर आपका सेक्शन होता है इंट्रोडक्शन का, कोई भी रिसर्च पेपर आप गूगल स्कॉलर से मोर और लेस यही पार्ट्स होंगे, मैं भी शेयर कर दूंगा आपसे। चलें खोलते हैं, तरफ 10 का पेपर जाके खोलते हैं, मैं आपसे अपना एक्सप्लोरर शेयर करता हूँ आपके ही सीनियर्स का और चौथे सेमेस्टर का रिसर्च वर्क खोलते हैं इंटरनेट से। IGMSC उस जर्नल का नाम है, ये आ गया जी। ये देखें जी, मई 2012 में जब ये 10 सेशन रचना का अपने दूसरे साल में था, चौथे सेमेस्टर में थे, तो इन्होंने ये देखें ये वो पेपर आ गया, कंप्यूटिंग गेम डिज़ाइन विद ऑटोमेटा थ्योरी। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंसेज एंड इंजीनियरिंग है, ये ऑस्ट्रेलिया और यूके बेस्ड जर्नल है, जिसमें जो है ये देखें ये इसका जो ऑफिस है ऑस्ट्रेलिया और यूके के अंदर मौजूद है, और इंटरनेशनल जर्नल है, HEC रिकॉग्नाइज्ड। उस वक्त कैटेगरी वाई में ये आता था, स्कॉपस के अंदर इंडेक्स्ड है, तो इसमें इनका काम पब्लिश हुआ था। ये देखें यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है, इसमें सुपरवाइज़र मैं था, इसमें इनके ग्रुप लीडर शहजाद साहब थे, और इस ग्रुप में हसन, एहसन, मोहसिन और आकिब। एक ये ग्रुप था जिन बच्चों ने अपना काम मई 2012 सेमेस्टर के अंदर ही, सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले पब्लिश किया था। और दूसरा इनकी क्लास का ग्रुप था, मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक आर्केड गेम बनाई थी रिजवान ने, ये आ गई, रोलर कोस्टर गेम डिज़ाइन विद ऑटोमेटा थ्योरी सुपरवाइज्ड बाय मी। इसके ग्रुप लीडर रिजवान अली साबिर थे, इसमें जाहिद, सोहेब, अरशद और अस्मा ये बच्चे थे। इन्होंने भी सेमेस्टर के अंदर ही अपना जो है काम पब्लिश किया था, सेमेस्टर प्रोजेक्ट है बाय द वे, लेकिन इतना अच्छा किया था इस क्लास ने, 10 ही बच्चे थे इस क्लास में, कि दो ग्रुप्स में कि इन्होंने अपना काम HEC रिकॉग्नाइज्ड वाई कैटेगरी जर्नल में एक्सेप्ट भी करा लिया और पब्लिश भी हुआ। तो ये आप यहाँ से जाके इन दोनों पेपर्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये देखें, इसको हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं, PDF में ओपन हो गया है, तो PDF में चलते हैं आप। तो देखें ये वो पेपर आ गया, ये जब आपके जो टीचर हैं शहजाद साहब ये स्टूडेंट हुआ करते थे यहाँ, तो ये उस टाइम इनकी क्लास ने, इनके ग्रुप ने ये पेपर पब्लिश किया था अंडर मी, और इसकी प्रूफ रीडिंग मैंने कर दी थी इन दोज टाइम्स। यानी बच्चों का काम अच्छा था, प्रूफ रीडिंग में थोड़ी सी इंग्लिश के करेक्शंस हैं वो करना होती हैं। सबसे पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा जब आप काम जमा कराएंगे अपना सेमेस्टर के आखिर में,
एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद फिर इसमें कीवर्ड्स भी होते हैं, तकरीबन मोर और लेस हर पेपर में होते हैं। फिर इंट्रोडक्शन होता है। ये बाय द वे IEEE फॉर्मेट है, मैं आपको वर्ड फॉर्म में दे दूंगा, तो उसके अंदर आपने लिखना होगा। ये आपका एक इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट में इंट्रोडक्शन की समरी होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है, नीचे आप अपनी एफिलिएशन दे देते हैं, ठीक है। तो ये अभी जो आप ये बच्चे जो थे, ये देखें ये 2 लिखा हुआ है, दीज वर रिसर्च स्कॉलर्स। जाहिर है आप कोई नई चीज़ इनोवेट कर रहे हैं, तो यू आर द रिसर्च स्कॉलर एट अंडर ग्रेड लेवल, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यू आर द रिसर्च स्कॉलर्स एट गुजरांवाला कैंपस RCT। इसके बाद जी लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन होता है। इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट की तफसील होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंक्लूजन जो आपने काम किया। फिर आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि और लोगों ने कंप्यूटर थ्योरी में आपके एरिया में क्या काम किया। अब ये गेम डिज़ाइन पे था, कंप्यूटिंग गेम डिज़ाइन विद ऑटोमेटा थ्योरी, तो इसने गेम थ्योरी पे पेपर पढ़े हैं, जॉन नैश का पढ़ा है, 4-5 पेपर जो हैं इन बच्चों ने पढ़े, और उसकी समरी अपने अल्फाज में बयान करना। उस पेपर का जो समरी है ना, जो उसके अंदर बुनियादी चीज़ उन्होंने की होती है, वो यहाँ आपने लिखनी होती है, जो आपकी रिसर्च से रेलेवेंट हो। तो 5-6 पेपर्स अपने एरिया से रिलेटेड आपने पढ़ने होते हैं विद दी अप्रूवल ऑफ द टीचर। अगर आपने तो वाकई काम पब्लिश करना है, फिर आपको अपने टीचर के साथ हर स्टेप पे जो सुपरवाइजर है आपका, उससे आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगी, ताकि वो आपको गाइड करता रहे, क्योंकि पेपर एक्सेप्ट होना इज़ नॉट दैट इजी। तो ये देखें, ये इन्होंने 7 पेपर जो हैं वो पढ़े और 8 पेपर, और इसकी कोरिलेशन बनाई अपनी रिसर्च के साथ। फिर इनकी अपनी रिसर्च आ गई तीसरे सेक्शन में, टूल्स एंड मेथड्स, डिज़ाइन गेम विद कंप्यूटेशनल थ्योरी। और मुझे अभी भी याद है, ये जो आपकी टीचर टेबल पड़ी होती है कमरे में, इतने इन्होंने FSAs डिज़ाइन किए थे, एक नहीं 70-80 के करीब इनके FSAs थे। ये 5 बच्चे थे सिर्फ, और इन्होंने गेम के लेवल्स डिज़ाइन किए थे। पूरी की पूरी गेम जो है ना, उन्होंने वो कंप्यूटर थ्योरी में गेम थ्योरी के ज़रिए उसके सारे एनालिसिस और सारी मशीन्स उन्होंने और लैंग्वेजेस उसकी डिज़ाइन की थी। आई थिंक इट वाज आल्सो एन आर्केड गेम, अगर मुझे सही याद है। तो देखें गेम के मुख्तलिफ लेवल्स थे, जो 4-5 लेवल थे, हर लेवल के अंदर जो है, हाँ जी आर्केड गेम थी, और हर लेवल के अंदर जो है इनकी इन्होंने लॉजिक्स बनाई थी, जो 70-80 के करीब लॉजिक्स हर लेवल के अंदर थी। वो आई स्टिल रिमेंबर जो इन्होंने जमा कराई थी, दैट वाज अ मैसिव थिंग। और ये उन्होंने उसकी समरी जो है यहाँ पे लिखी हुई है। जाहिर है पेपर में आप नहीं लगा सकते, वो एज ना अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4 या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में साथ अपलोड कर दिया जाता है एडिटर को कि ये हमारा काम है और ये चीज़ें हैं। लेकिन पेपर में वो सब आप नहीं डाल सकते, तो 100, 150, 200 पेज का पेपर हो जाता है, तो पूरी रिपोर्ट बन जाती है फिर आपकी। तो ये देखें, ये इसमें आपको आइडिया होगा जब आप ये पेपर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर थ्योरी में ट्रांसलेट कैसे करना। इन्होंने कार्टियन प्लेन यूज़ किया है। सिग्मा देखें, ये वेपन सिलेक्ट मूव एक्शन गेम, इन्होंने डिफरेंट सिग्मास लिए हैं, एक नहीं 5-5 सिग्मा लिया, और बड़ी मेहनत से ये प्रोजेक्ट बना था। आगे उन्होंने इनपुट अल्फ़ाबेट को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। और फिर इन्होंने जो है वो मैक्रो लेवल ऑटोमेशन लिया, इसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ये माइक्रो लेवल में तो जैसे मैंने आपको बताया, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स थी, जो कि अगर आप कंबाइन कर लें तो 750-800 के करीब जाके इनकी फाइनाइट स्टेट मशीन्स बनती थी, जो कि 700 से 800 के करीब लॉजिक्स 5-6 लेवल्स में इन्होंने गेम में डाली थी। तो ये इन्होंने मैक्रो लेवल का ट्रांसड्यूसर बनाया, यहाँ पे शो किया, जो कि एक NFA है। तो ट्रांसड्यूसर अभी आपने पढ़ने हैं, ये भी कापा लेवल का एक इन्होंने यहाँ पे ट्रांसड्यूसर बनाया, साथ एक्सप्लेन भी किया उसको कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये फिर इन्होंने जो है वो लेवल के जो हैं वो मशीन्स दी हुई हैं, और इनको यहाँ पे FSAs इम्पॉसिबल थे बनाना, क्योंकि आप समझ सकते हैं FSA तो एग्जॉस्टिव होते हैं, इनका तो सिग्मा ही 20-20, 22-22 पे जा रहा था, तो मुमकिन नहीं था कि FSA से इसको शो किया जाए। तो NFA से जो है लॉजिक यहाँ पे शो की भी है लेवल्स की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो ग्रुप लीडर हैं अभी आपकी
कैंपस में ही हैं, टीचर हैं शहजाद साहब। तो ये मैं आप उनको नहीं कह रहा कि वो आपको समझाएं, लेकिन अगर आप कोई कोर्स पढ़ रहे हैं और कैंपस ओपन हो जाता है तो इस गेम का अगर कुछ ना समझ आए तो आप सर से पूछ भी सकते हैं। इस पे बड़ी मेहनत इन बच्चों ने की थी। तो ओके, आखिर में आपने कंक्लूजन दे देना होता है। टूल्स बता दिए, अपनी रिसर्च बता दी, कंक्लूजन और फ्यूचर वर्क इसमें आप दे देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसकी प्रूफ रीडिंग और राइटिंग जो है वो मैंने कर दी थी, क्योंकि इन बच्चों का काम इतना अच्छा था कि आई स्पेयर्ड टाइम, और मैंने ये सारा पेपर जो है इसकी इंग्लिश वगैरह ठीक करके और कुछ लिटरेचर रिव्यू में भी इनकी ये इसमें मेरी कंट्रीब्यूशन थी, और इनको सुपरवाइज करना बाकी इन बच्चों की अपनी मेहनत थी। तो आपने एक तो स्टूडेंट्स इस तरह का आपने लिखना होगा, असाइनमेंट इस फॉर्म में जमा करानी है। अब जिन्होंने पब्लिश नहीं भी किया काम, उन्होंने इसी फॉर्म में जमा कराई है। तो इस फॉर्म में आपकी असाइनमेंट होगी, जो आपका सारा काम होगा। ये फाइनल समरी इस फॉर्म में होगी। ये IEEE फॉर्मेट है, और सीनियर ग्रेड में सेमेस्टर प्रोजेक्ट की आपको समरी इसी तरह से ही देनी चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे। यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ठीक है, और फ्रेशमैन ख़त्म हो गया, सेकेंड ईयर है अब। तो दूसरी चीज़ होगी, जो इसके बिहाइंड द सीन आपने मशीन्स बनाई होंगी और उसमें गीच मीच नहीं मारनी, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। जो आपके नीट ग्राफ्स होंगे और वो आपने वाइट पेपर्स पे बनाने हैं, ठीक है। वाइट चार्ट्स जो मिलते हैं ना मार्केट से, आपने चार्ट ले लेते हैं, और कितना बड़ा चार्ट है वो डिपेंड करता है आपकी आपका सिग्मा क्या है, आपकी स्टेट्स कितनी है, क्या आप चल रहे हैं। लेकिन वाइट चार्ट्स आपने अटैच करने हैं, गीच मीच नहीं मारनी। ये जो अभी 17 ने मुझे जमा कराया है, इसमें कई बच्चों के जो हैं वो 250 पेज के ऊपर वो ग्राफ्स थे, और उनकी स्टेट्स 900 996 997 पे थी। फॉर एग्जांपल पाकीज़ा और मुश्तबा का एक ग्रुप था, एक हाफिज अली और मुबशरा का ग्रुप था, इसी तरह से अनीला और आयशा का ग्रुप था। तकरीबन सारे बच्चों का ही इसमें काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन कुछ बच्चों का काम जो है वो इसी तरह से एक इनकी क्लास में हाल है, जुबैर नाम है लड़के का, उसका भी बड़ा अच्छा काम था। 1000 के करीब जाके जो इन्होंने जो टच हो रही थी इनकी जो स्टेट्स हैं, जैसे मैंने कहा इसमें तकरीबन 850 के करीब FSAs थे। ये जो 10 का काम है, इसी तरह 17 का काम भी था, लेकिन उसको ट्रांसलेट करना, ये चेक करना कि पहले इस पे इससे मिलती जुलती रिसर्च ना हुई हो, उसकी इंग्लिश फॉर्मेटिंग करना, वो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो आप अपना सेमेस्टर प्रोजेक्ट सेमेस्टर में करें, पब्लिश करना हो गर्मियों की छुट्टियों में, इस साल तो नहीं है, जब आए उस काम को कंपाइल करें और टीचर से गाइडेंस लेके उसको मैं आपको बता दूंगा कहाँ भेजें, जर्नल में भेजें और अपना काम पब्लिश करा लें, अगर वो इस लेवल तक आप उसको ले गए तो, ठीक है। तो इसकी कोडिंग भी कर सकते हैं आप आगे जाके कंपाइलर के कोर्स में जो आपने बनाया होता है, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो ये आपको मैंने सेमेस्टर प्रोजेक्ट की एक तो स्टूडेंट्स आपने बनाना ही है, और इसके पीछे का जो सारा काम है वो वाइट चार्ट्स पे आपने सारा मुझे अटैच करके और प्रॉपरली उसको आपने मुझे देना है। और कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी किया था कि जो A4 का पेज होता है उसके ऊपर उन्होंने जिनकी थी, तो उन्होंने या कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि अपने FSAs डिवाइड कर लेते हैं स्मॉलर FSAs में, और आगे उसमें क्लीनी थ्योरम भी लगाना होता है, जी मेथड करना होता है, तो वो अपनी मशीन A4 के पेज पे जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंपाइल कर लेते हैं। बट लेट मी टेल यू, वर्ड में या कोई आप दूसरा कोई भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए, इट टेक्स टाइम। ये शहजाद साहब ने भी एक टूल यूज़ किया हुआ ये मशीन्स बनाने के लिए, ऊपल में भी बना सकते हैं, आपने ऊपल की हुई है, उसमें भी ये वाले बन जाते हैं डायग्राम्स। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ज़रा मुश्किल से बनते हैं, और बहुत सी इस तरह के टूल्स हैं जिसमें आप ये ग्राफ्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर वो काफ़ी बड़े हैं तो आप हाथ से वाइट चार्ट्स पे कर लीजिए, अगर आपको टूल में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप उसके अंदर भी इसको बना सकते हैं। तो अभी तो आपने सिर्फ पढ़े ही FSA और आ रही है ना, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि करना क्या क्या, ठीक है। जैसे जैसे हम टूल्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अप्लाई करते जाएंगे। फिलहाल आपका काम क्या है, सेलेक्ट एन एरिया जिसका सिग्मा आपकी नॉलेज में हो। वो आर्केड गेम हो सकती है, बच्चों ने बैंकिंग सिस्टम्स के ऊपर बनाए हैं, इसी तरह से कुछ बच्चियों ने मेकअप के ऊपर जो मेकअप सिलेक्शन होता है या ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग होती है उसके ऊपर भी बच्चों ने बनाए। मिसाल तौर पर 16 में मुझे याद है कोई इस तरह का काम था। फिर एक स्टूडेंट थी 12 के अंदर, उनका नाम नहीं मुझे याद, उनकी सिस्टर जो थी वो डेंटिस्ट थी, BDS थी, तो उन्होंने
जो प्रेस्क्रिप्शन होती है, कॉज दांत के अंदर मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ होती हैं, तो उसने कोई 100-150 डिजीज़ के ऊपर कॉज एंड इफ़ेक्ट के ऊपर जो है वो बनाया था, क्योंकि उसके लिए सिग्मा अवेलेबल था, घर में क्लिनिक था, वहाँ पेशेंट्स भी आते थे, तो वो वहाँ से ऑब्जर्वेशन करके तो अननोन को नोन करते हुए पहले रेगुलर लैंग्वेज लिखनी होती है, फिर क्लिनी थ्योरम करना होता है, फिर आगे जैसे जैसे टूर पढ़ेंगे ग्रामर्स लिखनी होती हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, BNF, और ये चलता रहेगा ट्यूरिंग मशीन तक काम। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अप्लाई करते जाएंगे, लेकिन सेलेक्ट वो करें जिसका सिग्मा आपके पास अवेलेबल हो, जिसका नॉलेज हो। अब लड़के यूजुअली कंप्यूटर गेम्स में काफ़ी माहिर होते हैं, कोई आर्केड गेम खेलते हैं, ठीक है, उसमें उनके पास सिग्मा होता है गेम थ्योरी के अंदर, तो वो गेम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो भी किसी के फादर बैंक में है तो वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर भी ऑटोमेशन पे काम किया हुआ है बच्चों ने। जो भी आपके इर्द गिर्द मैक्सिमम सिग्मा आपको अवेलेबल हो और आप उसमें कोई मस्ट कंडीशन, कोई पैटर्न तलाश करने के काबिल हो, आरी आप पढ़ चुके हैं, FSA पढ़ चुके हैं, जिसका मस्ट कंडीशन आप फाइंड करने के काबिल हो, आपने वो एरिया सिलेक्ट करना है। मंडे तक आपने ये एरिया जो है सिलेक्ट कर लेना है, और मे भी कैंपस भी खुल जाए, फिर तो आसान हो जाएगा कि आप मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप आके अपना एब्स्ट्रैक्ट मुझे दिखा लेंगे। तो आपने अभी एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, एरिया फाइंड करना है, उसका सिग्मा देखना है, आप पैटर्न निकाल सकते हैं, फिर आपने एब्स्ट्रैक्ट भी उसका लिख लेना है। और ये पहले जो मेरा तक आपका काम यही है कि सिग्मा लिखो, पैटर्न्स लिखो, पैटर्न्स क्या है, उसकी आरीज बाद में बना लेना, पैटर्न तलाश तो करें ना, ये पैटर्न है, इस तरह से ये चीज़ काम करती है, ये इसमें इनपुट अल्फ़ाबेट क्या होता है, जिन फैक्टर से कोई चेंज पैदा होती है। अब देखो ये वाली गेम है, ये अगर ये किसी माउस से खेल रहे हैं या जॉयस्टिक से, तो उसको फॉरवर्ड, राइट, लेफ्ट या बैकवर्ड माउस की जो वो स्टिक होती है, जो जॉय पैड होता है गेम खेलने वाला, तो उसमें इन्होंने देखें ये सिग्मा अपना बना लिया था, और फॉरवर्ड से देखें इन्होंने 25 लेटर दे दिया था, 50 दे दिया था, बैक पे 75, ये सिंबल दिया हुआ है ना, तो मूव का इन्होंने 4 सिग्मा में मूव के 4 सिग्मा क्रिएट कर लिए। 2 से भी काम चल सकता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो सिग्मा तलाश करो, फिर पैटर्न देखो, आर्केड गेम है तो कैसे जीतोगे आप, उसको लिखो आप, ठीक है, पैटर्न को, फिर उस पैटर्न की आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी, उस रेगुलर एक्सप्रेशन का आपको FSAs बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर गेम है उसमें 5 लेवल्स हैं तो हर लेवल पे आपको FSAs जनरेट करना होंगे। तो फिलहाल का काम एब्स्ट्रैक्ट लिखिए, सिग्मा तलाश कीजिए, पैटर्न्स तलाश कीजिए, ये आपने काम मंडे तक कर लेना है, और कैंपस खुल जाता है तो फिर मैं आपको बुला लूँगा, आप मुझे आके दिखा सकेंगे, ठीक है। तो नहीं तो फिर हम कोई इसके ऊपर सेशन जुमेरात का टाइम रखेंगे या मंडे का टाइम रखेंगे जिसमें आप ये चीज़ कर सकें। तो दिस वीक टास्क इज डिसाइड योर प्रोजेक्ट, किस एरिया में करना है, उसका सिग्मा और उसके पैटर्न, और हेल्प ले सकते हैं आप, जो सेशन अभी रचना में पढ़ रहा है 1-7 को मैंने पढ़ाया, ठीक है, 1-8 को नहीं, मैंने कंप्यूटर थ्योरी पढ़ाया। 1-7 के बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी थे, उन बच्चों से उनके प्रोजेक्ट लें, उनको पढ़ें। ये मैंने आपको 1-0 सेशन के आपके सीनियर के भी प्रोजेक्ट्स दिखा दिए हैं 2, इनको पढ़ें, इनसे हेल्प लें और अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करें, ठीक है। तो और ये थर्सडे तक काम हो जाना चाहिए आपका। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि आप कैसे एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इंडिविजुअल करना चाहते हैं या 2 स्टूडेंट के ग्रुप में करना चाहते हैं। इंडिविजुअली करते हैं फिर, ठीक है, ठीक है। तो आप जो है ना ग्रुप में कर दें इंडिविजुअली, हाँ, वो बच्चे बोल ही नहीं रहे, मैंने कि शायद अलग अलग करना चाहते हैं। ग्रुप्स ठीक हैं, 2 बच्चे ग्रुप्स ठीक है, तो ग्रुप्स, ओके, वो ग्रुप्स में फिर आपका बाजू का ऐसा भी हो जाता है कि वो फिर ग्रुप्स हाफ पे जाके अलग अलग हो जाते हैं। पिछली लास्ट जो कोर्स आपने पढ़ा था वो तो खैर माइनर था, थ्योरी का था, लेकिन ये अभी थोड़ा मेजर कोर्स है। तो इसमें अगर आपने ग्रुप चूज करना है तो ऐसा चूज करें कि वो ग्रुप फिर आपका फाइनल सबमिशन तक चले। अक्सर बच्चों की ये शिकायत होती है कि जी मैं तो काम कर रहा हूँ ग्रुप में, लेकिन कुछ बच्चों की, अक्सर की नहीं, किसी किसी ग्रुप में साथ वाला मेरा जो है वो कोई काम नहीं कर रहा, तो हमारा जो ज़ाहिर रिलेटिव ग्रेडिंग है 2 का ग्रुप है तो उसके हिसाब से होगी, तो हम जो है मैं डिसएडवांटेज पे हो जाऊंगा। फिर वो बच्चे इंडिविजुअल हो जाते हैं और वो फिर सफ़र करेंगे, ज़ाहिर है 10 नंबर का तो मिनिमम ये 10%
इसकी मिनिमम वेटेज होगी सेमेस्टर प्रोजेक्ट की। आपने ये जमा भी कराना होगा, इसका वाइवा भी देना होगा, प्रेजेंटेशन भी देंगे, टर्निटिन पे भी इसका चेक भी होगा कि ये आपका जेन्युइन काम है कि नहीं। और मैं आपकी स्टेट्स भी इसमें देखूंगा कि आपने कैसे मशीन्स बनाई हैं, लॉजिक क्या है। तो काफ़ी ये एक्सटेंसिव काम है। अभी देखें छठा हफ्ता है, तो आपको तकरीबन और 8-9 हफ्ते साथ काम करना है। तो अगर आप उसके साथ ग्रुप चूज़ करें जो जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आप शुरू से ही अगर ये इशू आना है तो फिर आप शुरू से अपना अपना काम चूज़ करें। तो क्योंकि फिर अगर आप ये कहें कि सर मैंने काम किया तो मुझे तो आप इसमें जो है नंबर दे दें, और मेरे ग्रुप फेलो ने काम नहीं किया और फिर दूसरे से पूछें तो वो कहते हैं नहीं सर मैंने भी इसमें काम किया है, इसकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो वो फिर इशू हो जाता है। तो या आप इस तरह की टीम बनाएं जिधर आपकी केमिस्ट्री हो, आपको पता हो कि ये मेरे बराबर काम करेगा और 8-10 हफ्ते आप साथ चल सकते हैं। नहीं तो आप अकेले अकेले प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं। तो ठीक है, फिर अगर आप ग्रुप्स में चाहते हैं तो 2 का जो है वो ग्रुप्स बना लेते हैं। तो मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ जिसमें आपके ग्रुप के जो है वो नाम लिख लेते हैं। आप नेक्स्ट वीक बताएंगे ग्रुप्स? ओके सर, नेक्स्ट वीक ठीक है। नेक्स्ट वीक सर। आपकी स्ट्रेंथ तो 25 नहीं है, तो एक बच्चे का तो ग्रुप नहीं बनेगा। सर वो एक बंदा इंडिविजुअल कर लेगा ना? हाँ, या फिर वो मुझे आप अपने ग्रुप्स बताएं ना मंडे तक, बल्कि ना इसमें पूरा हफ्ता आपने क्या करना है लेके आप ना मुझे मंडे तक जो है ईमेल कर दें आप जो ग्रुप्स की ये काम कौन करेगा। सीआर और जीआर जो है ना, इनमें से कोई किसी हिब्बा या जैन में से किसी बच्चे ने मुझे ईमेल कर देना है, और मेरे साथ साथ हाँ मैं फिर वो ग्रुप पे डाल दूंगा फेसबुक के, ठीक है, स्टडी ग्रुप पे, ताकि बाकी बच्चे भी उसको देख लें। तो ये आपने मंडे को ये काम कर देना है भाई, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लोगे, एरिया सिग्मा और एब्स्ट्रैक्ट लिख के आपने थर्सडे को देना है। और ये याद रखें, ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट के ये नहीं कि आखिर में ही नंबर लग जाएंगे, इसमें पॉइंट्स डिवाइड होंगे। जैसे 500 600 700 पॉइंट पे प्रोजेक्ट चला जाता है, फिर उसको एलएमएस स्केल कर लेता है परसेंटेज पे। मिसाल तौर पे 600 पॉइंट्स हैं प्रोजेक्ट के, स्केल हो जाएगा 10% पे या 15% पे, ठीक है, डिपेंड करता है कि क्विज कितने होते हैं और कितने परसेंटेज के होते हैं आपके, ठीक है। तो 15% तक भी ये गया है। और जिस तरह से ये 10 का था, उनका पूरा 30% का प्रोजेक्ट था, नो क्विज, लेकिन वो अलामा सेशन आपका था 10, और कैंपस भी ऑन था तब, अभी कैंपस भी ऑफ है, तो क्विज होंगे 10 मिनिमम और 15 मैक्स इसकी जो है वेटेज जा सकती है, डिपेंडिंग कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है। और ये पॉइंट्स आपके लगते रहेंगे। मिसाल के तौर पे आज आपको मैंने टास्क दी है कि आपने मुझे एब्स्ट्रैक्ट, सिग्मा, प्रोजेक्ट एरिया और मस्ट कंडीशन जितनी आप फाइंड कर सकें, ये थर्सडे को देनी है। तो मैं मिसाल के तौर पे इसके 50 पॉइंट्स मार्क कर लूँगा, ठीक है, या 40 पॉइंट्स। फिर अगले हफ्ते आपको काम मिलेगा जी आरई बना के आओ, एफएस से बना के आओ, 100 पॉइंट उसके हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आखिर में स्केल हो जाएंगे आपके, एलएमएस कर देगा परसेंटेज। तो अभी जो आपको काम है इसमें देखें, एक काम है एब्स्ट्रैक्ट 10 पॉइंट्स, एक काम है सिग्मा फाइंड करना 10 पॉइंट्स, एक काम है आपका मास्ट कंडीशंस या पैटर्न तलाश करना 10 पॉइंट, 30 ये हो गए। 10 पॉइंट्स हैं एरिया जो आप चूज करेंगे, और 10 पॉइंट्स हैं आपकी क्वालिटी के। मैं यहाँ पे आपको वर्ड में वर्ड शेयर करके आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको साथ साथ ये फाइल फिर मेरे पास भी सेव रहेगी ना। ये हो गई आपकी सेमेस्टर प्रोजेक्ट। एक्सक्यूज मी सर, अगर जी जी वो हम गूगल से कोई रेफरेंस लें, मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो गूगल से कोई हमने लाइन कॉपी किया, उसके अंदर मतलब थोड़ी सी एडिटिंग कर ली, तो टर्निटिन उसका भी कॉपी मतलब बनाता है, किसने कॉपी गूगल किया। आपको चाहिए होगा, उसको आप रेफर कर दो ना पेज में। मिसाल तौर पे शहजाद साहब का आपने पेपर पढ़ा, आपने उसका रेफरेंस देना है, नीचे 1 लिख दिया, उसमें आपने 1 लिख दिया कि जी शहजाद एट ऑल
एट ऑल लिखते हैं जब 3 से ज़्यादा लोगों, उन्होंने रिसर्च की थी, उन्होंने एक गेम बनाई थी, वो आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया होगा अपने अल्फाज में। हाँ, अगर आप उस पेपर में से उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे रिजवान के शरात के, वो टर्निटिन ने पकड़ लेना है कि ये कॉपी पेस्ट है। आपने अपने अल्फाज में लिखना है कि जी वो एक आर्केड गेम थी, उसके 5 लेवल थे, ये मुझे उसमें समझ आया, बड़ा अच्छा उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो मेरे से काफ़ी रेलिवेंट है, मैं भी इस तरह की आर्केड गेम बना रहा हूँ, या मैं इसको फ़लाँ चीज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ। नीचे आपने जब आपने लिखना है ना कि शहजाद एट ऑल मे 2012 डिस्क्राइब, तो आगे 1 दे देना आपने। वर्ड में रेफरेंस खुद ही मैनेज हो जाते हैं। ये देखें, यस सर। ये आईसीटी में कराया नहीं था मैंने आपको लैब में, मैनेज रेफरेंस। तो यहाँ से रेफरेंस दो, और वो रेफरेंस जो है आपके, ये देखें अब इसमें कोई रेफरेंस एक दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा इंसर्ट साइटेशन। यार है तो सही इसमें मैनेज, तो अच्छा इधर कॉपी करते हैं, अब आ जाएगा, कॉपी हो गया जी। ये देखें, इधर आपने फर्ज करें शहजाद साहब का नाम लिखा कि जी उन्होंने, आगे आपने ऑटोमेटिक रेफरेंस ऐड कर देना इंसर्ट साइटेशन में से। आखिर में जब आप सारा कुछ कर लोगे तो आपने ये बिब्लियोग्राफी करनी है, तो सारे खुद ब खुद आ जाएंगे। तो ये काम करना है आपने। इसकी डेडलाइन है जी अब अगली थर्सडे को 27 है। अब इसमें जी 10 पॉइंट्स हैं जी। टॉपिक सिलेक्शन, आपने टॉपिक और एरिया डिसाइड करना है। 10 पॉइंट्स हैं जी आपके एब्स्ट्रैक्ट के, 10 पॉइंट्स हैं जी आपके सिग्मा के, और 10 पॉइंट्स हैं जी आपके इसमें पैटर्न्स, पैटर्न्स मस्ट कंडीशन निकालना है, और 10 पॉइंट ओवरऑल होंगे क्वालिटी ऑफ वर्क। टोटल आपका काम किस क्वालिटी में आपने किया, क्या चीज़ सिलेक्ट की है। तो इसके लिए इसको सेव कर लेते हैं, स्टॉक पे ही सेव कर लेते हैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट के नाम से। तो सर आपको ना ये सर्च करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 पेपर दिखा दिए आपको। इंडिया के आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चों ने भी इस पे प्रोजेक्ट किया है, उन्होंने भी पेपर पब्लिश किया, और मज़े की बात है ये जो हमारे बच्चों का काम है उन्होंने साइट किया हुआ है। शहजाद और रिजवान का जो काम है ना, उन्होंने साइटेशन में दिया हुआ है कि जी ये यूईटी के स्टूडेंट्स ने ये किया था, और वो आईआईटी इंडिया के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये जो है वो पब्लिश किया था। वो भी गूगल स्कॉलर पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारे पेपर मिल जाएंगे। रिसर्च पेपर बहुत हैं, बुक्स में अप्लाइड रिसर्च कम है। जो भी आपका एरिया है उसमें आप लिख सकते हैं अप्लाइड कंप्यूटर थ्योरी यूज्ड इन दिस, यूज्ड इन दैट, वहाँ से पढ़ें, अपना एरिया डिसाइड करें, अपना वो क्लास फेलो जिसके साथ आपने काम करना है आपस में कोऑर्डिनेशन करें। तो ये कोई इतना हेक्टिक काम नहीं है, आपके रोज़ के 15 मिनट डेली अगर आप इसे देते रहें, या कुछ बच्चे होते हैं वीकेंड पे वो 4-5 घंटे इकट्ठे जो है वो इसको दे देते हैं, तो उसका फ़ायदा ये है कि ये कोर्स आपको इस्तेमाल करना आ जाएगा। सेमेस्टर प्रोजेक्ट की रीज़न यही है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर थ्योरी आपको आ जाएगी, अप्लाइड कंप्यूटर थ्योरी। ठीक है, तो अब कोई आपको एम्बिग्विटी है तो पूछ सकते हो। सर ये इसमें सिग्मा क्या चीज है? इनपुट अल्फ़ाबेट, मिसाल के तौर पे अब फर्ज करें कि हम किसी रोबोट को हमने मूव करना है, ठीक है, तो अब उसको राइट जाना है या लेफ्ट जाना, या हाँ हेड टेल, आपको याद है हेड टेल की गेम है। अब हेड टेल में सिग्मा क्या होगा, एच और टी। लूडो की गेम है, आप लूडो की गेम पे भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है बच्चों ने। सांप सीढ़ी वाली गेम होती है ना, वो आपके को मेरा ख्याल है 14 सेशन के बच्चे ने बनाया था। उसमें सिग्मा क्या था, 1 से 6 छक्का, 1 to 6, ठीक है। वो जो आते थे सिंगल छक्के पे उसने बनाया था। आगे उसने 100 स्टेट्स बनाई हुई थी, वहां से जहां पे सांप आ जाता था वो वापस किसी स्टेट पे चला जाता था, जिधर उसका कोई वो स्टेयर आ जाती थी वो आगे मूव कर जाता था। ऑल्दो ये इतनी बड़ी यानी कि अप्लाइड नहीं है, लेकिन उसने काम बड़ा अच्छा किया था। वो 6 का सिग्मा था, स्टेट्स बनाई थी, 1-4 में मेरा ख्याल है किसी ने किया था। फिर इसी तरह से आप हेड टेल का बना सकते हैं, लूडो का बना सकते हैं। कोई वीडियो गेम बना रहे हैं तो उसमें यही मूवमेंट होगी ना, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, ये होगा मूवमेंट का सिग्मा। उसमें गेम में सिग्मे बहुत से हो जाते हैं। जो टूल्स आपने यूज़ करने हैं, फायर करना है या सोर्ड से करना है, वो भी एक सिग्मा हो जाएगा।
सिग्मा का मतलब है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आप कब जाते हैं, जब कोई ट्रांजिशन होती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन ठीक करने है के लिए कोई सर। कॉस्ट चाहिए होती है आपको, तो ये सिग्मा है बुनियादी तौर पे, ठीक है। इसमें अब जैसे मैंने आपको बताया, आपने 1/7 के प्रोजेक्ट्स लेने हैं ज़रूर। आपका जिस सीनियर के साथ रहा उसके भैया आप अपना पूरा प्रोजेक्ट हमें दे दें, ठीक है, सॉफ्ट भी दे दें और हार्ड कॉपी है तो उसकी कोई 2-4 इमेजेस भेज दें। पेपर तो सबके पास सॉफ्ट कॉपी में है ना जो उन्होंने लिखे हैं, उससे क्या वो भी दें और सिग्मा भी दें। तो वो जिस जिस सीनियर से आपका 1/7 में राब्ता है आप उनसे ले लें। इसमें जैसे मैंने बताया पाकीज़ा, मुश्तबा, मुबशरा, हाफिज़ अली अहमद और ज़ुबैर और इन बच्चों के, अनीला, इनके प्रोजेक्ट्स जो थे वो बहुत लेंथी और बहुत अच्छे काम किया हुआ था, ठीक है। तो वो उनसे आप लें प्रोजेक्ट, और सर ये जिसको मिल पैटर्न जाता। जो है इसका भी हाँ, बता दें। फर्स्ट कंडीशन मिसाल के तौर पे हमने कहा था कि अ पर्सन विंस इफ ओनली ऑन फर्स्ट टू टॉसेस डबल एच गेम्स, तो वो था एच एच इंटू एच प्लस टी का क्लोजर, ठीक है। तो ये पैटर्न है कि ये अब आपका एक पैटर्न हो गया, ये गेम जीतनी है अगर आपने, तो मिसाल के तौर पे एच प्लस टी का क्लोजर, ये आपकी विन कॉम्बिनेशन है लेवल 1 का। ये जीत गए, हेड टेल की गेम और आगे चली जाएगी। लेवल 2 में आपके पास ये होना चाहिए, ये भी जीत गए। लेवल 3 में आपके पास होना चाहिए ये लेवल 3 हो गया। अब इसका आगे एफएसए बन जाएगा। ये पैटर्न है, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, पैटर्न 4, ठीक है। कोई आप कार्ड गेम बना रहे हैं, कोई और बना रहे हैं, ठीक है। बच्चे काफ़ी, वो एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक वीडियो गेम थी उसकी सारी थ्योरेटिकल टूल से अप्लाई करके आ गया था। स्नोकर की कोई गेम थी, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, किसी ज़माने में बड़ी पॉपुलर थी। 09CS में बनाई थी, ग्रुप था 09 में भी ग्रुप्स थे, उन बच्चों ने बनाई थी। मेरा ख्याल है उसका नाम क्या था, सामा था शायद। तो उन्होंने बनाई थी सॉलिटेयर, नहीं किस नाम से एक वीडियो गेम है जो कि अभी मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने वो गेम लेके ना उसको सारा अप्लाई कर दिया था कंप्यूटर थ्योरी में। तो वो आप, लेकिन वो ना गेम अगर आप नाम लिख देंगे पेपर में, पेपर पब्लिश नहीं होना, कॉपीराइट आ जाएंगे उसमें, ठीक है ना। वो मिलती जुलती आपने अपनी गेम सोच लें, चेंज कर लें। खास तौर पे आप कोई पबजी को उठा के सारा कर देता है कंप्यूटर थ्योरी में अप्लाई, तो वो अगर आप पब्लिश करेंगे पब्लिश नहीं होगा। पब्लिश हो गया तो आपको सू कर देना है उस कंपनी ने कि आपने बगैर इस इजाज़त के यूज़ कर लिया ये उनका नाम, तो कॉपीराइट एक्ट आ जाता है उसके अंदर। तो आप कोई अपनी गेम बना लें, जैसे ये इन्होंने लिखी है, कहीं से आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक पूरा प्रोजेक्ट पढ़ना पड़ेगा जिसमें उनकी मशीन्स भी आपके पास साथ हों, जो जो नीचे डिज़ाइन की होती है ना, FSAs REs, जो 60 70 80 पेज का जो काम होता है, वो सारा एक प्रोजेक्ट आपको 1/7 से लेना पड़ेगा। आपके शहर में कोई रहता हो 1/7 का स्टूडेंट, उसके पास जाके आप ले लीजिए, तो ही आपका जो है वो काम आसान हो जाएगा। एरिया आपने अपना चूज़ करना है, सिग्मा अपना लेना है, लेकिन आइडिया तो आपको हो जाएगा ना। वैसे ये शहजाद और रिजवान के पेपर से भी आपको अच्छा सा आइडिया इसमें मिल जाएगा कि ये किस तरह से आपने ये काम करना, तो सही है। ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट थर्सडे तक फिर आप ये काम करें इंशाल्लाह। तो अटेंडेंस आपकी हो गई है, तो सर मेरी थोड़ा नहीं सी, हुई बस। आप कौन है? गोहर हसन सर 421 लाइट गई थी आप फौरन। लगा दी थी मैंने, मेरा ख्याल है जफर ने बताया था तो मैंने लगा दी, ठीक यस है। सर, हो गई है इसकी। और ये बताएं अब फाइनाइट स्टेट मशीन कौन कौन तैयार नहीं करके आया, उनका मैं वाइवा ले लूँ पहले हूँ। FSM गौहर हसन से ही शुरू कर लेते हैं। गौहर या जैन से शुरू करें? जैन आया आज? हाँ जैन है, ठीक है। जैन पढ़ के आयो, somebody is leaving। या सारों से ही बारी बारी का, तीसरा लेक्चर है आपका, इसके बाद थर्ड लेक्चर है आज। यस सर। अच्छा, चलें ठीक है फिर। CP एक्टिविटी जो है आज, जैन से CR GR से तो वाइवा लेना। जैन जैन को करे, जागे हो जैन? हाँ, माइक ऑन हो गया। बेटा 5वां चैप्टर पढ़ के आयो CR?
नहीं, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही। चलें ठीक है, आज सीपी एक्टिविटी पे रहने देते हैं। जब आप लोग शायद कैंपस पे ही आ जाएं अब नेक्स्ट वीक से, तो इधर ही क्लास में फिर कर लिया करेंगे, आपका टेस्ट ले लिया करेंगे। तो 5वां चैप्टर कर लें। अभी जो है ना, ये क्विज जो होते हैं इसमें, ये 2-2 कैंपस खुल जाएगा तो उसमें यही होता है कि हर हफ्ते 5वें चैप्टर के बाद जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ 2 नंबर का क्विज हो जाता है, ठीक है। तो 2 नंबर का से लेके 3 नंबर, 4-5 नंबर का, ठीक है। इस तरह से टेस्ट भी साथ साथ होते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी साथ साथ चलता रहता है। लेकिन अगर ओडीएल है तो मैं आपका फिर इस तरह का क्विज नहीं लूँगा, फिर साइकोमोटर में ही जो आप आओगे तो आपका क्विज लेंगे जैसे होता है, 1 या 2 क्विज हो जाएंगे। कैंपस ओपन हो जाता है तो साथ साथ, ताकि मेरे वजह यह है कि बच्चे साथ साथ पढ़ें। 24 चैप्टर हैं, अब अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। तो ये रीज़न है। मुझे उम्मीद है आप बच्चों ने 5 चैप्टर फाइनाइट स्टेट मशीन पढ़ा होगा, और जिसने नहीं अभी तक किया यस तो फिर सर। उस आगे समझ आना बंद हो जाएगा। आप ये तो कंफर्म सी बात है कि एफएसएम नहीं पता तो एनएफए नहीं समझ आएंगे, एनएफए नहीं पता टीजी जीटीजी का नहीं पता चलना, और क्लीनी थ्योरम बिल्कुल ऊपर से गुजर जाएगा जो अगले, उसमें तो मर्जिंग करनी है सारी आपने। किसी एफएसएम से उसकी लैंग्वेज निकालना सही वाली, एक फॉर्मूला के तहत, मेथड के तहत, ये क्लीनी थ्योरम है। उसमें ये 5वें से लेके 6ठा चैप्टर तीनों अप्लाई होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सी यू सर एक इंशाल्लाह। क्वेश्चन था सर। जी जी पूछें। सर जो जो हमारे ना पास बेटा, रेगुलर। एक मिनट यार, जो आप में से लीव करना चाहता है, क्लास खत्म हो गई है, वो आप लीव कर सकते हैं, और जिन बच्चों के क्वेश्चंस हैं तो वो क्लास में रह सकते हैं। जी बेटा पूछें। सर पहले ये बता दें कि कितनी मतलब उम्मीद है कि कैंपस खुलने लगे। ये तो बेटा एनसीओसी का डिसीजन है। कल हमने टीवी में यही देखा था कि जो आपकी 5%, आई थिंक 5% से जिधर कम है ना, तो वहाँ पे जो है वो इंस्टीट्यूट्स जो हैं ओपन हो जाएंगे। अब पता नहीं कितने परसेंट चल रहा है। लाहौर का 11 था, गुजरांवाला का 7.5 था आई थिंक, रेशो, पॉजिटिविटी रेशो। तो वो तो ज़्यादा है, लेकिन ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है, जो परसों होनी थी, फिर कल पे गई, कल से आज आ गई। एनसीओसी ने तो कह दिया कि अगर आप खोलना चाहें, शर्त यह है कि पॉजिटिविटी रेशो जो है वो कम होनी चाहिए। तो लाहौर की और गुजरांवाला की हाई है पॉजिटिविटी रेशो। तो लेट्स सी कि अब एजुकेशन मिनिस्टर क्या डिसाइड करते हैं, उसके बाद वो फिर जो भी पॉलिसी आएगी उसके तहत ओपन हो जाएगी। तो स्कूल्स का तो चांस है ओपन होने का जल्द। यूनिवर्सिटी का लेट्स सी, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की मीटिंग, दे टोल्ड अस के न्यूज़ में ही मैंने सुना है, आई मीन टू से संडे से पहले पहले हो जाएगी। 22 तारीख तक उनकी मीटिंग 2 दिन से पोस्टपोन हो रही है, कल भी पोस्टपोन हुई है, परसों भी। उसमें यूनिवर्सिटीज़ का भी डिसीजन होगा। ठीक है अभी सर। कुछ नहीं कह सकते, थोड़ी सी उम्मीद बनी है, लेकिन 15 जून के बाद तो खुल ही जाने हैं उस वक्त तक, क्योंकि एग्जाम्स भी उसके बाद होने हैं। तो अभी खुलती है या 2 हफ्ते बाद खुलती है, इट डिपेंड्स। ठीक है ठीक सर। है, अच्छा ओके सर, जी। ये तो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें हम नो पाथ को नहीं, नो पाथ उसमें नहीं होता, ऐसे ही है। रेगुलर अगर एक्सप्रेशन में, हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन तो ग्राफ ही नहीं है ना। ग्राफ में नो पाथ या मल्टी पाथ होगा। जब हम ग्राफ बनाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन का तो वो एफएसए बन जाएगा। एफएसए में तीनों नॉट वाले नोट्स हैं, ना ही नो पाथ होगा, यानी कि वो खाली डब्बा नहीं आएगा डेल्टा टेबल में, ना मल्टी पाथ होगा यानी सेट नहीं होगा डेल्टा टेबल में, ना एप्सिलॉन एज होगा, यानी ए बी सिग्मा, इनपुट अल्फ़ाबेट के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं आनी। इनपुट अल्फ़ाबेट किताब में ए बी चल रहा है, तो लेमडा या एप्सिलॉन नहीं होगा उसमें। तो वो टेबल आपको बता देगी कि मल्टीपाथ, नो पाथ और एप्सिलॉन एज नहीं है, ये तीनों नॉट में है। एनएफए में ये नॉट और पॉजिटिव में आ जाते हैं ना, मे नॉट और मे दोनों आ जाते हैं उसमें। एनएफए पावरफुल है उससे, इस लिहाज से। और उससे आगे आप जो टी जी है उसमें उसमें मल्टी मल्टीपल स्टेट्स, स्टार्ट स्टेट होती हैं, स्टार्ट स्टेट, मल्टीपल इनपुट स्टेट्स क्या लें। स्टार्ट स्टेट माइनस वाली, बाकी तो सारा सेम है ना। क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ भी हो गया, तीनों ऑक्स नोट भी एनएफए वाले हो गए, बस एक चीज उसमें ज्यादा है, मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स। और जीटीजी के अंदर सिग्मा की जगह पूरी आरी लिखते हैं, आप पूरी पूरी आरी लिखते हैं।
जैसे ये शहजाद साहब के पेपर में आपने देखे पूरी पूरी Yes. आरी लिखी हुई है। तो जब आपने को बहुत बड़ा ग्राफ बताना हो ना, समझाना हो किसी को कि ये है, सी लैंग्वेज का कंपाइलर दिखाना है किसी को, तो वो फिर आप ये इस तरह के टूल्स यूज करते हैं जो एक एज पे पूरी आरी लिखी हुई हो। सी लैंग्वेज में अगर 500 फंक्शंस हैं तो उसका अगर 500 फंक्शन का एक आपने ग्राफ बनाना है तो वो इसी तरह ही बनेगा। और भी तरीके हैं, लेकिन फिलहाल जो हम टूल्स पढ़े हैं उसमें से GTG हो सकता है। तो ठीक है सर। ठीक है जी। तो मंडे को CRGR ने ग्रुप्स भेजने हैं मुझे, और थर्सडे को आपने ये काम मुझे जमा करा देना है, ठीक है? तो ठीक है जी, ओके अब मैं सर। इंग्लिश की ऑफ कर देता हूँ।